Hello children, this is Dr. Shweta Malani, your biology coach, and the topic which I am going to deal today is viruses. Now viruses पढ़ाने में अभी कुछ अलग मज़ा है इसलिए क्योंकि ये सबसे कंटेम्प्रेरी टॉपिक है जिसके बारे में आज हम सब चर्चा कर रहे हैं. The entire world, not only झारखंड, इंडिया, but पूरा वर्ल्ड में आज के दिन कोरोना का कहर है. And this corona we know it is caused by a virus, right? So this is really the right time to find out what is the causative agent look like. कोरोना का causative agent कैसा दिखता है and कैसे हमारी बॉडी में मल्टीप्लाई करता है. So without wasting much time, let us start the topic viruses. सबसे पहला सवाल, what are viruses? Viruses हैं क्या? If you see here, मैंने यहाँ लिखा है, virus is a non-cellular particle that is made up of genetic material and protein and that can invade living cells. Now what is this? Virus के लिए मैंने एक word use किया है. It is a non-cellular particle. What do I mean by that? इस दुनिया में जो smallest living cell, cell है, that is your bacteria. जो सबसे primitive and smallest living cell है, that is a prokaryotic cell, यानी कि बैक्टीरिया का सेल. ठीक, यहां से लाइफ शुरू होती है. ठीक है, इससे पहले जो ये मैक्रोमोलिक्यूल है हमारे बॉडी में, दैट इज प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स. दीज आर non-living, the biggest non-living molecules above which we teach, that is macromolecules, that consists of protein, nucleic acid, carbohydrate and lipid. ये चारों कुछ इस तरह से एक कॉम्बिनेशन में मिलते हैं that they produce the living cell, the most primitive living cell being that of bacteria. ठीक, viruses क्या है? viruses नॉन लिविंग है बट इन मैक्रोमोलिक्यूल जैसा नहीं है, इनसे थोड़ा एडवांस है. नाउ लेट अस कम हियर. वायरस इज लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड के बीच की कड़ी है. नॉन लिविंग वर्ल्ड में क्या है? बायोमोलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड. दिस इज द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल जो हम लोग जानते हैं. ये मैक्रोमोलिक्यूल एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में जुड़कर जो सबसे प्रिमिटिव सेल बनाते हैं, दैट इज योर प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज दैट ऑफ अ बैक्टीरिया. वायरस इन दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, यानी कि वो नहीं नॉन लिविंग वर्ल्ड को बिलोंग करता, नहीं लिविंग को. क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग वर्ल्ड जैसा, ये दिस इज मेड अप ऑफ ओनली टू थिंग्स. इट इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कोट. इसमें एक बाहर में प्रोटीन का कोट होता है और अंदर में कोर न्यूक्लिक एसिड का होता है, सॉरी न्यूक्लिक एसिड का होता है. दैट मींस इफ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस, लेट मी ड्रॉ इट हियर. अ वायरस हैज आउटसाइड में अ प्रोटीन कोट. ये प्रोटीन का बना हुआ है, प्रोटीन कोट, और इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, राइट? अब ये इन दोनों के बीच की कड़ी क्यों है? बिकॉज ये मैक्रोमोलिक्यूल अंडर एनी सिचुएशन दे कैन नॉट रेप्लिकेट देमसेल्व्स. एक कार्बोहाइड्रेट अपना कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकता, प्रोटीन नहीं बना सकता, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है? ये अपना डुप्लीकेट बना सकते हैं. एक बैक्टीरिया अनदर बैक्टीरियल सेल को गिव राइज कर सकता है. सो व्हाट अबाउट दिस वायरस इन दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, जो राइट, जो ऐसे तो नॉन लिविंग है, बट अगर इसको कोई होस्ट का बॉडी मिल जाए तो ये रिप्रोड्यूस भी कर सकता है. ये मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. These are the biggest molecules, but they are non-cellular. They are not made up of cell. They cannot replicate themselves. The first cellular arrangement, that means an organism which is made up of a cell, and that cell which can replicate itself is that of a prokaryote. Virus is somewhere lies in between the two. It is made up of macromolecules like proteins and nucleic acid, and like living organism, it can also reproduce, but it cannot reproduce independently. खुद से अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. अगर ये लिविंग किसी सेल के अंदर घुस जाए तो उसकी बॉडी में जाकर उसके रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी कॉपी बना सकता है. एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि अपनी कॉपी बनाते हैं, तो आपको कॉपी बनाने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको जो नोट्स देती हूँ, मुझे उस नोट्स की कॉपी बनानी है, तो कॉपी बनाने के लिए मुझे कुछ रिसोर्सेज चाहिए ना. मुझे एक फोटोकॉपी मशीन चाहिए, मुझे कुछ व्हाइट पेपर्स चाहिए, तभी ना मैं अपने नोट्स की कॉपी बना लूंगी. सिमिलरली कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी कॉपी बनाता है यानी कि रिप्रोड्यूस करता है, उस रिप्रोड्यूस करने के लिए उसे कुछ रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, राइट? वो रिसोर्सेज किस फॉर्म में है? तो इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स एंड अदर थिंग्स.
वायरसेस के पास अपना रिसोर्स नहीं है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, बट अगर ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर चले जाते हैं तो ये इस लिविंग बॉडी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ दिस लिविंग बॉडी, एनी लिविंग बॉडी, दे कैन मल्टीप्लाई देमसेल्व्स. दैट मींस viruses are called as connecting link between the living world and the non-living world. Let me repeat it once again. What are viruses? Viruses are non-cellular particles. ठीक है, these are non-cellular particles. ये पार्टिकल जैसे हैं, लिविंग बॉडी के बाहर जस्ट पार्टिकल यानी कि धूल के कण जैसा ही होता है. ठीक, जो क्या क्या चीज का बना है? अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जिसको न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं, एंड अ प्रोटीन कोट. They are considered as connecting link between the non-living and the living world. Why? Like living, it is not like non-living world. It is just made up of proteins and nucleic acid. But like living world, it can reproduce itself subject to it gets a host. ये केवल होस्ट की बॉडी में ही अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है. इसके पास रिप्रोड्यूस करने की खुद की मशीनरी नहीं है, बट अगर ये किसी होस्ट की बॉडी पर कब्जा कर ले तो उसके रिसोर्सेज की मदद से ये अपनी कॉपी कर सकता है. दैट मींस लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट कैन रिप्रोड्यूस, बट इट कैनॉट रिप्रोड्यूस ऑन इट्स ओन डायरेक्ट नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. thus it is considered as a connecting link between the living and the non living world. Overall हम वायरसेस को नॉन लिविंग में ही रखते हैं. So this is the definition of virus. Now that you understand what the viruses are, let us find out how the viruses were discovered. चलिए हम वायरसेस की डिस्कवरी को जानने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले यहाँ पर हम जिक्र करेंगे सर लुई पैस्चर का. लुई पैस्चर को हम काफी वी नो हिम वेरी वेल. द पैस्चराइजेशन एक्सपेरिमेंट जो हम बात करते हैं ये इन्हीं का दिया हुआ है. इनके साथ क्या हुआ, ये एक बार रेबीज पर काम कर रहे थे. आपको पता है डॉग बाइट से एक डिजीज होता है जिसको कहते हैं रेबीज, एंड रेबीज इज कॉज्ड ड्यू टू अ वायरस कॉल्ड एज रेबीज वायरस. ये उस वक्त की बात है जब माइक्रोस्कोपी बहुत डेवलप नहीं किया था. हमारे पास प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप हुआ करते थे. आज जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, तब तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था. It was not found out. It was not actually made. तब तक हमने उनको बनाया नहीं था. फाउंड क्या, खोजा थोड़ा ना, वो तो हमने खुद ने बनाया. ठीक है, उस दौरान लुई पैस्चर काम कर रहे थे और वो रेबीज पर काम कर रहे थे, और उन्हें ऐसा लगा कि ये हमें मतलब डॉग बाइट से जो डिजीज होता है रेबीज, इट इज कॉज्ड बाय सम पैथोजन व्हिच इज टू स्मॉल टू बी डिटेक्टेड बाय अ माइक्रोस्कोप. वो देखना चाह रहे थे कि रेबीज किस माइक्रोब से हो रहा है, बट वो माइक्रोब उस वक्त का जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें दिखाई नहीं दे रहा था. तो बस उन्होंने इतना ही बताया. वायरस पर उन्होंने कुछ खास काम नहीं किया. उन्होंने केवल ये बताया कि रेबीज is actually caused due to some pathogen which is so small that we cannot see it under a microscope. ठीक है, उसी दौरान एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम था चेम्बरलैंड. चेम्बरलैंड ने एक यूनिक फिल्टर बनाया था जिसको हम लोग कहते हैं चेम्बरलैंड फिल्टर, या जिसको हम चेम्बरलैंड पैस्चर फिल्टर भी कहते हैं. ये फिल्टर क्या है? सो आई जस्ट वांट यू टू सी दिस. ये एक ऐसा, ये बाहर से ऐसा दिखता है पर अंदर में इसके ऐसा एक फिल्टर लगा हुआ है. राइट, अब ये फिल्टर कैसा है आपको याद है? आज आपके घर पे भी जो पानी को फिल्टर करने के लिए हम लोग कैंडल लगाते हैं, वैसा ही उन्होंने एक फिल्टर कैंडल बनाया था. और इस फिल्टर कैंडल की विशेष बात क्या थी? जस्ट लुक एट हियर, लुक एट दिस कैंडल. ठीक, ही मेड दिस कैंडल. और उन्होंने क्या देखा कि जब वो इस कैंडल के थ्रू यानी कि इस फिल्टर पेपर के थ्रू जब ये जर्म्स का सॉल्यूशन डालते हैं, सो दिस फिल्टर पेपर हैड द कैपेसिटी टू अब्सॉर्ब बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया को अब्सॉर्ब कर सकता था. एज अ रिजल्ट अगर हम एक बैक्टीरियल सॉल्यूशन को इससे डालेंगे तो ये फिल्टर पेपर बैक्टीरिया को अब्सॉर्ब कर लेगा. एज अ रिजल्ट ये जो नीचे में फिल्ट्रेट बनेगा, दिस फिल्ट्रेट विल बी फ्री ऑफ बैक्टीरिया. ठीक, तो उसी के पैस्चर के ही समकालीन, that means his contemporary, there was a scientist called as Charles Chamberlain, and he built up a very unique filter which we called as Chamberlain filter, also called as Chamberlain Pasteur filter, and this filter had the capacity to filter out bacteria. अगर आप बैक्टीरियल सॉल्यूशन को उसमें से डालेंगे तो वो बैक्टीरिया को फिल्टर कर लेता था, such that जो नीचे में फिल्ट्रेट बनता था that was free of bacteria. इसका अभी देखिए हमने वायरस खोजा नहीं है. हमारे दिमाग में अभी भी सबसे स्मॉलेस्ट पैथोजन कौन है? बैक्टीरिया.
In our view, the smallest living organism on this earth is a bacteria. और हमें क्या लग रहा है कि टोबैको प्लांट में, एक्चुअली वायरसेस पर सबसे ज्यादा काम हुआ था टोबैको प्लांट में। टोबैको प्लांट को एक वायरस इन्फेक्ट करता है, उसका नाम है टोबैको मोजाइक वायरस। ठीक है, ये टोबैको प्लांट्स में को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, और हमने देखा कि टोबैको का प्लांट का जो लीफ है वो इन्फेक्टेड है, और अभी तक वायरस की तो खोज हुई नहीं थी, तो हमें तो लग रहा था जरूर उसको कोई ना कोई बैक्टीरिया ही कॉज करता होगा, बिकॉज टू अस एट दैट टाइम द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज अ बैक्टीरिया इटसेल्फ। अभी हमने वायरस की खोज की नहीं थी। वही मैं आपको बता रही हूँ व्हाट इज द जर्नी, हाउ वी डिस्कवर्ड वायरस, राइट। तो लुई पैस्चर को केवल शक हुआ था कि कोई ऐसा पैथोजन है जो माइक्रोस्कोप बहुत छोटा है, बैक्टीरिया से भी छोटा है, जो रेबीज कॉज कर रहा है, पर वो है क्या ये सब वो नहीं जानते थे। इस बीच में चेम्बरलैंड ने एक चेम्बरलैंड फिल्टर बनाया, ये ऐसा था जो बैक्टीरिया को फिल्टर कर सकता था फ्रॉम अ सॉल्यूशन, राइट। इनके इन फिल्टर का इस्तेमाल करके डिमिट्री इवानोस्की ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, जो टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट था, राइट, से दिस इज टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट, उन्होंने उस टोबैको के इन्फेक्टेड प्लांट से के लीफ एक्सट्रैक्ट को निकाले, लीफ के एक्सट्रैक्ट को निकाला, मसला, एंड उसके सॉल्यूशन को उन्होंने चेम्बरलैंड फिल्टर पेपर से क्रॉस करा। अगर टोबैको प्लांट में ये जो डिजीज की हम बात कर रहे हैं, जिस डिजीज को हम लोग कहते हैं टोबैको मोजाइक, टीएमवी, टोबैको मोजाइक डिजीज कहते हैं जिसको, अगर ये बैक्टीरिया से हो रहा होता तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया जब ये इसके लीफ के क्रश करके जब इस सॉल्यूशन को वो बैक्टीरियल पेपर से पास करते तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होता है, सारे बैक्टीरिया फिल्टर होकर इसी में रह जाते एंड द सॉल्यूशन वुड हैव बिकम प्योर। नाउ व्हाट ही डिड, जस्ट अभी तो हमने वायरस को खोजा नहीं, सो व्हाट ही डिड वाज फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स ही शोड दैट इफ ये जो हमारा फ्लूइड है, इस फ्लूइड को अगर हम एक हेल्दी टोबैको प्लांट में डालते हैं तो टोबैको प्लांट अभी भी इन्फेक्टेड हो रहा है। तो उनको ये तो समझ में आ गया कि कुछ टॉक्सिन इस सॉल्यूशन में अभी भी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से टोबैको का प्लांट आपका बीमार पड़ रहा है। पर ये वायरस ही होगा ऐसा अभी उन्होंने कुछ सोचा नहीं था, राइट। तो फिर हुआ क्या, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया रहा होगा और इस बैक्टीरिया ने कुछ टॉक्सिन बनाया होगा, टॉक्सिन मतलब जहर बनाया होगा, ठीक है। उन्होंने कहा दिस इज मे बी कॉज्ड ड्यू टू बैक्टीरिया ओनली, बट दिस बैक्टीरिया इज मेकिंग अ टॉक्सिन, यानी कि कोई जहरीला पदार्थ बना रहा है जो आपका फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जा रहा है, जिसकी वजह से फ्रेश टोबैको प्लांट्स भी बीमार पड़ जा रहे हैं, राइट। फिलहाल अभी भी वायरस का कोई ठीक ठाक कॉन्सेप्ट नहीं आया था। डिमिट्री इवानोस्की ने वायरस नाम दिया था, ठीक है, to a poisonous fluid। उन्होंने कहा this fluid is poisonous, this fluid is causing disease in uninfected plant as well, ठीक। तो उन्होंने कहा इस फ्लूइड में उन्होंने कहा there is some structure called as virus, it was given by Dmitry Ivanovsky in 1892। उन्होंने कहा there are certain microbes जो आपका मोजाइक डिजीज कॉज करता है in what, in tobacco plant। टोबैको प्लांट के डिजीज में जो एक मोजाइक डिजीज कॉज हो रहा है, दिस इज कॉज्ड ड्यू टू सम माइक्रोब एंड दैट माइक्रोब दे नेम्ड इट एज वायरस, दो ही कुड नॉट एक्चुअली सी दैट माइक्रोब टिल नाउ। देन हिज एक्सपेरिमेंट शोड दैट द क्रश्ड लीव्स, ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट के जो लीफ थे वो दे रिमेन इन्फेक्शियस आफ्टर फिल्ट्रेशन। जब हम फिल्टर कर दे रहे थे उसके बावजूद ये जो एक्सट्रैक्ट था वो अभी भी कैसा था, इन्फेक्शियस था। तो उन्होंने ये कहा कि मे बी इट इज ड्यू टू सम टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया, हो सकता है ये बैक्टीरिया कोई टॉक्सिन बना रहा है जिसकी वजह से अभी भी हेल्दी प्लांट्स डिजीज हो जा रहे, और उन्होंने इस बैक्टीरियल टॉक्सिन को नाम क्या दिया, वायरस दिया। सो ही वाज द फर्स्ट वन हु गिव द वर्ड और कॉइन्ड द वर्ड वायरस। सो अभी तक मैंने आपको साइंटिस्ट में 3 साइंटिस्ट पढ़ा दिए। पहले मैंने कहा लुई पैस्चर ने सबसे पहले इस बात को ऑब्जर्व किया था कि रेबीज जो डॉग बाइट से होता है, इट इज कॉज्ड ड्यू टू सम pathogen which is smaller than bacteria and hence not visible under a microscope। इस बीच में चार्ल्स चेम्बरलैंड ने एक फिल्टर पेपर बनाया, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर। ये ऐसा फिल्टर था जो बैक्टीरिया को किसी भी सॉल्यूशन से फिल्टर कर लेता था। उनके इस फिल्टर को यूज करते हुए डिमिट्री इवानोस्की ने क्या किया, उन्होंने अफेक्टेड टोबैको प्लांट के लीव्स को लिया, क्रश किया, उस फिल्टर पेपर से क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद जो फिल्ट्रेट बना हिसाब से दैट शुड हैव बीन फ्री फ्रॉम द पैथोजन, लेकिन वो फिल्ट्रेट अभी भी हेल्दी प्लांट को डिजीज कर रहा था।
उन्होंने कहा कि जरूर वो कोई बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है और वो बैक्टीरिया कुछ ऐसा टॉक्सिन बना रहा है जो फिल्टर होकर नीचे चला जा रहा है एंड आपका डिजीज कॉज कर रहा है, राइट। उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम एक वर्ड दिस कॉजल एजेंट को नाम भी दिया वायरस, राइट। सो आफ्टर इवानोव्स्की नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द साइंटिस्ट बेजरनिक। अगर आप यहाँ देखेंगे बेजरनिक को, सो बेजरनिक वाज एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने डिमिट्री के, इवानोव्स्की के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, सेम उन्होंने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। यू कैन सी द एक्सपेरिमेंट हियर। वंस अगेन उन्होंने क्या लिया, एक टोबैको प्लांट लिया। कैसा टोबैको प्लांट? जो मोज़ाइक डिजीज से इन्फेक्टेड था, उसके लीफ को क्रश किया, एक बीकर में लेकर क्रश किया और इस फिल्ट्रेट को इसमें डाला। फिल्ट्रेट को डाला तो अगर ये बैक्टीरिया से होता तो ऑब्वियसली दिस बैक्टीरिया वुड हैव बीन रिटेन्ड इन दिस फिल्टर, एज अ रिजल्ट द सॉल्यूशन शुड हैव बीन फ्री फ्रॉम एनी पैथोजन। बट उन्होंने देखा कि जब इस सॉल्यूशन को वो एक हेल्दी प्लांट अनइंफेक्टेड प्लांट में डाल रहे थे, इस सॉल्यूशन को छिड़क रहे थे, राइट। जब इसको वो ऐसे ऐसे छिड़क रहे थे तो हेल्दी प्लांट भी क्या हो जा रहा था, अनहेल्दी हो जा रहा था, डिजीज्ड हो जा रहा था। तब उन्होंने कहा कि डेफिनेटली this is not caused due to some bacteria, it is caused due to some other agent, and that agent is actually soluble in this fluid. ये फ्लूइड में है। He observed that the agent multiplied only in cells that were dividing. पहला उन्होंने देखा ये जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी पार्टिकल है जो बीमारी कॉज कर रहा है, वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रिप्रोड्यूस नहीं करता। ये उन्होंने पहली बार देखा। सेकेंड, उन्होंने बोला कि ये बहुत छोटा पार्टिकल है, सच दैट ऐसा लग रहा है मानो इस सॉल्यूशन में वो घुल गया है, ठीक है, इट इज सॉल्युबल। तो उन्होंने एक वर्ड दिया कंटैजियम विवम फ्लूइडम। उन्होंने कहा इस फ्लूइड को उन्होंने एक नाम दिया, फ्लूइड का नाम है कंटैजियम विवम फ्लूइडम। उनका मतलब है इस फ्लूइड में जरूर कोई सॉल्युबल लिविंग जर्म रहता है जो एक्चुअली पैथोजेनेसिटी कॉज कर रहा है इस फ्लूइड में। एंड उन्होंने उसको फिर से वर्ड वायरस को उन्होंने रीइंट्रोड्यूस किया। I'll come back to this person, बेजनिक once again। बेजनिक ने इवानोव्स्की के एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया। उन्होंने एक अफेक्टेड टोबैको प्लांट के लीफ को क्रश करके चेम्बरलैंड के फिल्टर पेपर से उसको फिल्टर किया। तब उन्होंने जो सॉल्यूशन बना, जब उसको उन्होंने हेल्दी प्लांट में डाला तो हेल्दी प्लांट डिजीज्ड हो गया। इससे उन्होंने ये कहा कि डेफिनेटली ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये जो भी ऑर्गेनिज्म है इस सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई नहीं करता, ये सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई नहीं करता। ये केवल कब मल्टीप्लाई करता है? जब इस सॉल्यूशन को किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे छिड़का जाता है। दैट मींस इट मल्टीप्लाइज इटसेल्फ ओनली विद इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, राइट। और उन्होंने कहा ये इतना छोटा है कि इसको हम देख नहीं पा रहे, तो ऐसा लग रहा है मानो ये इस फ्लूइड में घुल गया है। तो उन्होंने नाम दिया कंटैजियम विवम फ्लूइडम इस फ्लूइड को। दैट मींस दैट फ्लूइड इज कंटेनिंग सम सॉल्युबल लिविंग जर्म्स, एंड इस लिविंग जर्म्स को उन्होंने फिर से नाम क्या दिया? वायरस दिया, राइट। सो इस तरह से we were trying to know about the virus. बेजनिक के बाद there is a scientist called as Stanley. स्टैनली का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अभी तक हमें सिर्फ ये पता था कि कोई एक पैथोजन ऐसा है जिसकी वजह से ये डिजीज कॉज हो रहा है, बट ये पैथोजन का केमिकल नेचर क्या है, वो कैसा है, ये अभी तक हमने से किसी ने भी नहीं देखा था। तो फाइनली स्टैनली ने इसको क्रिस्टलाइज किया, यानी कि जो अफेक्टेड टोबैको प्लांट पर जो भी ये पैथोजन था जो माइक्रोस्कोप से नहीं दिख रहा था, इन्होंने इसको आइसोलेट करके पहली बार क्रिस्टलाइज किया। एंड क्रिस्टलाइज करने के बाद इट वाज एक्चुअली लुकिंग लाइक दिस। ये उस समय की बात है जब माइक्रोस्कोपी थोड़ी एडवांस हो गई, हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया। उस माइक्रोस्कोप में इनके क्रिस्टलाइज फॉर्म को देखना संभव हो गया। एंड देन we came to know about one thing, and that one thing is that this जो भी ऑर्गेनिज्म है जो टोबैको प्लांट में डिजीज कॉज कर रहा है, वो एक्चुअली एक केमिकल है, इट इज नॉट एग्जैक्टली लिविंग, क्योंकि सॉल्यूशन में वो कभी अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करता, वो मल्टीप्लाई करता ओनली ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद अ होस्ट, कोई लिविंग सेल के कांटेक्ट में आने के बाद ही मल्टीप्लाई करता है। तो उन्होंने कहा कि द वायरसेस जो हमने नाम दिया था, they can be better regarded as chemical matter rather than as living organism. They do not multiply on their own like living organism. They are actually chemical matter, this which can be crystallized and which reproduce only on coming in contact with a living cell or living organism, right? So finally स्टैनली के बाद हमने इसको पहली बार देख लिया, ये कैसा है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में देख लिया, and we got assured
दैट दुनिया में वायरस से, बैक्टीरिया से भी छोटे पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो सबसे छोटा बैक्टीरिया ही है, पर बैक्टीरिया से छोटे भी कुछ पैथोजेंस हैं जिसमें आएंगे वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स। ये तीनों टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाली हूँ। दे आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट डेफिनेटली दे कैन कॉज डिजीजेस एंड दे कैन मल्टीप्लाई इन लिविंग सेल्स। ठीक है, सो विद दैट वी आर नाउ श्योर अबाउट व्हाट इज वायरस। उसके बाद जब समय बचा बढ़ा आगे तो फ्रेडरिक ट्वॉट नाम के एक साइंटिस्ट थे। ये एक्चुअली बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने ज्यादा काम बैक्टीरिया पर किया था, राइट। सो उन्होंने बैक्टीरिया पर काम करते हुए देखा, कहा कि ऐसे भी दुनिया में वायरसेस पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। कितनी मजेदार बात दुनिया में सामने आई। अभी तक हम सोचा करते थे कि बैक्टीरिया आर डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो डिजीज कॉज करते हैं, पर बैक्टीरिया में भी डिजीज कोई कॉज कर सकता है, ये हमने कभी सोचा नहीं था कि दुनिया में ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं which can kill bacteria, which can cause diseases in bacteria. And who were they? They were again viruses. That group of viruses which infect bacteria, वो ग्रुप ऑफ वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज, और जिसको कॉमनली हम लोग फेज भी कहते हैं, राइट। सो फाइनली हमें पता लगा कि ये वायरसेस केवल प्लांट्स एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स में डिजीज कॉज नहीं करते, दीज कैन आल्सो इन्फेक्ट बैक्टीरिया। ठीक, सो ट्वॉट ने while working on bacteria found out that there were certain viruses which affect bacteria. So with that we have come to how the viruses were discovered. Now the viruses are discovered, let us try to find out the structure of viruses, right? So अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर से पहले some important facts. We will just browse through that very quickly. थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी हैं. What is the virus? So finally after studying this much we have come to know that viruses are the boundary of living and non-living. ये macromolecules जैसा मैंने आपको कहा था and living organism के बीच की कड़ी है, ठीक है। So which are not alive? Macromolecules are not alive. Carbohydrate, protein, fat, they are not alive. And the first or the most primitive living organism is prokaryote. ठीक, वायरसेस इन दोनों के बीच की कड़ी है, यानी कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, ठीक। एंड दोज व्हिच अफेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेजेस। दीज आर ट्वाइलाइट क्रीचर्स, दे आर पैरासाइट्स, सारे के सारे वायरस पैरासाइट है। दैट मींस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, केवल अपने होस्ट से ये सारे रिसोर्सेज को यूज करते हैं। वायरसेस आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। इज दैट क्लियर? विद दैट सम मोर फैक्ट्स अबाउट वायरसेस। वही जो बातें मैंने बताई थी फिर से हैं। इन आइसोलेशन viruses and bacteriophage you know it's a type of virus only, show no sign of life. अकेले हमारे बॉडी के बाहर, लिविंग बॉडी के बाहर इनमें लाइफ यानी कि जान बिल्कुल नहीं है, नॉन लिविंग है। दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे, ना तो ये स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं ना ही ग्रो करते हैं, राइट। इनमें कोई भी लिविंग के लक्षण नहीं है, इसीलिए दे शुड नॉट बी केप्ट अंडर लिविंग ऑर्गेनिज्म एट ऑल, ठीक, बिकॉज they can reproduce at a very fantastic rate but only within a host cell, right? That means we are now finally sorted out that viruses are organisms lower than bacteria. They are not considered living organism. ये ऐसे unique organisms हैं जो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के बने हैं और जो केवल एक होस्ट के बॉडी के अंदर ही ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आ जाते हैं वायरसेस देखने में कैसे हैं। एनाटॉमी ऑफ वायरसेस, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस मेड अप ऑफ। पहले आ जाते हैं उसके साइज पर। ये 1950 में टीएमवी वायरस को फाइनली ऑब्जर्व किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। एक बार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गया तो हमने पहली बार इस वायरस को देखा। फिर हमें पता लगा कि वायरस के कंप्लीट रेंज पाए जाते हैं। द स्मॉलेस्ट वायरस इज 17 नैनोमीटर इन डायमीटर, लार्जेस्ट 1000 नैनोमीटर का है, ठीक है। फ्यू आर, ये लाइट माइक्रोस्कोप में दिखते ही नहीं, ये इतने छोटे हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में दिखते ही नहीं, ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखाई देते हैं। यहाँ एक फोटो है जस्ट टू शो यू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन वायरस एंड बैक्टीरिया। अगर ये एक ह्यूमन आरबीसी है, सोचिए अभी आरबीसी का केवल इतना कर्व लिया है मैंने, तो अभी कितना बड़ा आरबीसी बनेगा उसके कंपैरिजन में बैक्टीरिया का सेल देखिए
दिस इज योर बैक्टीरियल सेल, एंड उसके बाहर जितने भी आपके बने हुए हैं, दिस इज माय बैक्टीरियल सेल। अगर ये बैक्टीरियल सेल इतना है तो उसके कंपैरिजन में वायरस के साइज देखिए, इट इज मच मच स्मॉलर देन द बैक्टीरियल सेल। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस? वायरस का स्ट्रक्चर क्या है? अभी भी मैंने बताया वायरस मेनली दो चीज का बना होता है। बाहर में एक प्रोटीन का कोट होता है, देयर इज अ प्रोटीन कोट आउटसाइड, एंड इसके अंदर में आपका न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिक मटेरियल होता है। दिस न्यूक्लिक एसिड कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए। दैट मींस वायरसेस दे आर बेसिकली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देयर इज अ कोर मतलब सेंटर में, अगर ये भी वायरस को देखा जाए तो इसके सेंटर में एक कोर है, दैट इज योर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, एंड इसके चारों तरफ nucleic acid is surrounded by a protein coat, and this protein coat is called as capsid, sorry, this is called as capsid. Is that clear? अब देखते हैं एक सिंपल सा चीज है, आपको पता है viruses are made up of two things, a genetic material which can be either DNA or RNA which is surrounded by a protein coat called as capsid. Now just look at it, एक साल ये क्वेश्चन आया था आपका वायरसेस पर 2014 में AIPMT में क्वेश्चंस आया था, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वायरसेस हैव डीएनए एनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, सिंगल क्रोमोसोम, बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो एक्चुअली वायरसेस आर डीएनए व्हिच इज एनक्लोज्ड इन अ प्रोटीन कोट, बोथ डीएनए एंड आरएनए भी राइट हो सकता था। उस साल ये क्वेश्चन आया था जिस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आपका दोनों हम लोग कर सकते थे, बोथ डीएनए एंड आरएनए एक्चुअली some contain DNA, some contain RNA, but one virus will never contain both of them, that is DNA and RNA. एक में दोनों चीज कभी आपका नहीं होगा, right? So this is the question that had come. So finally you know what the viruses are made up of. They are made up of nucleic acid, which can be DNA or RNA, which is surrounded by protein coat. ठीक है? Now let us move ahead. The nucleic acid part पर अब आ जाए, एक एक करके मैं दोनों चीज पढ़ाऊंगी. The nucleic acid part the nucleic acid part जो बीच में पाया जाता है, it can be either DNA or it can be RNA, but it can never be both. एक वायरस के अंदर या तो आपको DNA मिलेगा या आपको RNA मिलेगा, but कभी DNA RNA दोनों नहीं मिलेगा। Just see, the nucleic acid is made up of DNA or RNA, but never the both. ठीक है? DNA and RNA अब इसके अंदर कैसे होंगे? They can be single stranded or double stranded. That means या तो वो सिंगल स्ट्रैंड का हो सकता है या फिर डबल स्ट्रैंड का हो सकता है, ठीक है? इन जनरल यहां मैं आपको बता दूं, ये आपको इन जनरल बता रहा है दैट दोज वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट प्लांट्स, वो वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली आरएनए होता है, एंड ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सी, इन जनरल द वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स have single stranded RNA. इसको याद कर लेना. In general, the viruses which infect plants have single stranded RNA. ठीक? Those viruses which infect animals, they can have both. ये तो plants का हो गया. This is in case of plants. Now animals में जो virus infect करते हैं, they have either single or double stranded RNA और DNA. Animals के केस में अगर आप देखेंगे, ठीक है, जो वायरसेस एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, दे कैन बी मेड अप ऑफ आइदर डीएनए और आरएनए, एंड द डीएनए कैन बी आइदर सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, एंड डीएनए कैन आल्सो बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड। इज दैट क्लियर? सो दिस इज अबाउट देयर जेनेटिक मटेरियल. इट इज मेड अप ऑफ डीएनए और आरएनए, नेवर द बोथ. सेकेंड, मैक्सिमम वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, दे कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं, they contain DNA which can be either single stranded or double stranded, or it can be RNA single stranded or double stranded. Is that clear? Now that we know it consists of this is repeat. Now what can this DNA can either be circular, ठीक है, ये DNA या RNA या भी सर्कुलर हो सकता है, और it can be linear, इसे हमारे बॉडी में पाया जाता है। जो स्मॉलेस्ट वायरस है, they contain only 4 genes, जबकि जो लार्जेस्ट है उसमें several hundred genes पाए जाते हैं। Now that we know about the nucleic acid composition, I want you to see this table. This is very good and important. Look at this table, the genetic material, an example. An example of a virus
where the genetic material is double stranded DNA, उसमें आता है हेपेटाइटिस बी। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बने हुए वायरस का एग्जांपल में आता है इन्फ्लुएंजा वायरस। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जिसका जेनेटिक मटेरियल है उसके एग्जांपल में आता है वुंड ट्यूमर वायरस। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के एग्जांपल में आएगा वैसा वायरस जिसके अंदर में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है, उसमें आएगा टोबैको मोजाइक वायरस, एचआईवी, पोलियो वायरस एंड कोरोना वायरस। जब हम कोरोना वायरस की बात कर रहे हैं, ये एक ऐसा वायरस है जिसके बाहर में प्रोटीन कोड है और अंदर में उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, राइट। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है बेटा, दोज वायरसेस व्हिच अफेक्ट बैक्टीरिया, जिसको हम बैक्टीरियोफेजेस भी कहते हैं, इनका डीएनए नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए एंड द डीएनए इज यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड। ये एग्जांपल्स याद कर लेना, इसमें से पर्टिकुलरली ये कर लेना, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में हेपेटाइटिस बी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए था में आ जाएगा इन्फ्लुएंजा वायरस, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कंटेनिंग वायरस में आएगा नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में आएगा टोबैको मोजाइक, एचआईवी, कोरोना वायरस। ये आता है इवन एचआईवी के लिए आता है कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, सो इसका जेनेटिक मटेरियल एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड बैक्टीरियल वायरसेस, बैक्टीरियोफेजेस एटसेट्रा, ठीक है, में हमेशा पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इज दैट क्लियर? सो नाउ वी नो अबाउट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द डीएनए। So next we will find out about the protein coat that is found around it, and this protein coat, as I told you, is called as capsid, right? It is called as capsid. So try to let us find out बाहर में जो प्रोटीन कोट पाया जाता है we call it as capsid. कैप्सिड जिन छोटे छोटे यूनिट्स का बना होता है उसको हम कहते हैं कैप्सोमियर। कैप्सिड जिस छोटे छोटे यूनिट का बना होता है उसको हम कहते हैं कैप्सोमियर्स, राइट। सो नाउ लुक एट इट, ये जो बाहर का बना हुआ कैप्सोमियर्स का बना हुआ है, दिस कैप्सिड कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स, like you can see here some capsid is enveloped hexagonal in shape, so this entire covering is called as capsid, this entire covering is called as capsid and इसका एक यूनिट जो है यहाँ पर C, एक यूनिट, इस यूनिट को हम लोग कहते हैं कैप्सोमियर, ठीक है ना। ये जो आपका कैप्सोमियर का बना हुआ है, हाउ आर दीज कैप्सोमियर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली, दे आर ऑफ 4 टाइप्स, हेलिकल, पॉलीहेड्रल, एनवेलोप्ड एंड कॉम्प्लेक्स वायरसेस। सबसे पहले आ जाते हैं हेलिकल वायरस में, ठीक है। वैसे वायरस जिनके प्रोटीन का कोट ऐसे हेलिकली अरेंज है, जैसे आप समझ लो एक रस्सी है उसमें बहुत सारे बीड्स हैं और अब बीड्स को ऐसे 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 करके हेलिकली अरेंज कर रहे हैं। सो दिस प्रोटीन कोड कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट viruses. In some of them it is helical. A very important example of helical is your tobacco mosaic virus. Look at it. ये आपके NCERT के पेज 26 में एक डायग्राम है, इसमें आप देखिए ये दिखा रहा है बाहर का प्रोटीन कोट जो ग्रीन कलर का आपका दिख रहा है, इसको कहते हैं कैप्सिड, और इसमें ये जो इंडिविजुअल यूनिट है इसको हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। You can very well see this. See, this individual unit is called as capsomeres, and you can see that this is arranged in this helical fashion. ये ऐसे हेलिकली अरेंज्ड है। यही नहीं, इसका जेनेटिक मटेरियल भी कैसा है, इट इज हेलिकल एंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, आपको दिख रहा है दिस इज हेलिकल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। मैं आपको एक चीज बता दूं, आप एनसीईआरटी के हर डायग्राम को पूरा ध्यान से देखिए। मेडिकल में नॉर्मली एनसीईआरटी के बाहर कुछ आता नहीं है, बट एनसीईआरटी से जो भी आता है इट इज एक्सपेक्टेड यू नो इट थॉरली। आई जस्ट शो यू दिस, लेट्स जस्ट फर्स्ट गो बैक टू आवर ओरिजिनल पेज and then we will see, I'll tell you about a question. Just look at this one question came one year. Which of the following shows coiled RNA and capsomeres? ये क्वेश्चन आया था कौन से साल में, 2014 में। ये मेडिकल में क्वेश्चन आया था, which of the following has coiled RNA and capsomeres? इसके एग्जाम्पल में ऑप्शन में पोलियो है, टोबैको मोजाइक है, मीजल्स है, रेट्रोवायरस है, and you know that the right answer is tobacco mosaic virus. Why? Because I just now showed you the diagram. I'll show it once again. Let's look at this diagram of tobacco mosaic virus. आप देखिए यहाँ पर इसका कैप्सिड प्रोटीन कोड कैसा है, हेलिकल है, एंड इसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल आरएनए पाया जाता है। That means you have to understand that everything in NCERT is very important. मैं आपको बता दूं, आपके NCERT में कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि टोबैको मोजाइक वायरस का सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल आरएनए होता है, कहीं नहीं लिखा हुआ। और ये मेडिकल में क्वेश्चन आ गया
क्वेश्चन आया तो बच्चों ने बोला मैम ये क्वेश्चन देखिए ना एनसीईआरटी के बाहर आ गया। मैंने कहा नहीं एनसीईआरटी के बाहर नहीं, आपने एनसीईआरटी को गौर से देखा नहीं। अगर आपने गौर से देखा होता तो यू वुड हैव नोटिस दैट यहाँ पर जो आरएनए बना है ये सिंगल स्ट्रैंडेड है एंड हेलिकल है। सी इट इज वेरी क्लियरली हेलिकल, राइट। सो वंस अगेन आई इंसिस्ट, अगर मेडिकल की तैयारी कर रहे हो और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है या सेकंड थर्ड 10th अटेम्प्ट पे भी निकालना है, आपको एनसीईआरटी बहुत थरली पढ़ना होगा, हर डायग्राम को क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा एंड डायग्राम के अंदर की चीजों को जो नहीं भी लिखा हुआ चीज है उसको देखना होगा। कहीं लिखा हुआ है that the RNA is single stranded, नहीं, कहीं लिखा है it is helical, नहीं, but observe करते वक्त I have to be very careful. Okay, so this is your tobacco mosaic virus. See, it's written A is tobacco mosaic virus. It is made up of capsid. This capsid is made up of unit called as capsomeres. ठीक है, यहाँ कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आपको अपने से पता होना चाहिए, आप खुद से लेबल करिए। इसका आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड एंड आल्सो इट इज हेलिकल इन नेचर। अगर आप इस तरह से ऑब्जर्व करके पढ़ेंगे एनसीईआरटी को, तो आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस, I hardly 1 or 2 questions, they 5 questions hardly or 2 questions it comes outside NCERT. Other than that you must know how to learn NCERT. बस आपको NCERT पढ़ना आना चाहिए, right? So now we come to know that वायरस दो चीज का बना है, बाहर में प्रोटीन कोट, अंदर में जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड which can be either DNA or RNA, never the both. Now both DNA and RNA can be single stranded or double stranded, they can be rod like or circular in outline, right? बाहर में जो प्रोटीन का कोट है उसको हम कहते हैं कैप्सिड। कैप्सिड जिस छोटी छोटी यूनिट्स का बना होता है उसको कहते हैं कैप्सोमियर, राइट। ये अगर आप देखोगे ये बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। एक और टोबैको, दिस इज योर एंटायर इज कैप्सिड, यूनिट इज कॉल्ड एज कैप्सोमियर और इसके सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड। हेलिकल अरेंज्ड कैप्सिड का इंपॉर्टेंट एग्जांपल में है इबोला वायरस, मैं आपको पढ़ाऊंगी, रेबीज वायरस, उससे इंपॉर्टेंट टोबैको मोजाइक वायरस एंड कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का भी जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड ही होता है एंड उसका जो बाहर का प्रोटीन कोट है वो कैसा होता है, वो हेलिकल शेप का होता है। इज दैट क्लियर? सो एक शेप हो गया हेलिकल। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द अदर शेप। द नेक्स्ट शेप इज पॉलीहेड्रल। यहाँ गौर करिए, देखिए ये पॉलीहेड्रल शेप का है। कुछ कॉमन एग्जांपल जैसे पोलियो वायरस एंड एडिनो वायरसेस जो हैं उनका प्रोटीन का कोट कैसा होता है, इट इज पॉलीहेड्रल इन शेप। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं एनवेलोप्ड। यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है कि ये जो बीच में जेनेटिक मटेरियल है इसको जस्ट प्रोटीन से एनवेलोप कर दिया गया है। सी दिस इज द जेनेटिक मटेरियल इनसाइड एंड बाहर से जस्ट लिफाफा एनवेलोप चला गया है। एनवेलोप्ड कैप्सिड वाले वायरसेस के एग्जांपल में है इन्फ्लुएंजा वायरस, हर्पीज वायरस एटसेट्रा। इज दैट क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू दिस एंड लास्ट जो मैं अभी आपको बताऊंगी, सम वायरसेस हैव वेरी कॉम्प्लेक्स शेप, वेरी कॉम्प्लेक्स शेप। और आपको मालूम है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, इट कम्स बैक्टीरियोफेजेस। ये वही वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इनका अगर देखेंगे तो ये जो बाहर का प्रोटीन कोट है ये काफी बड़ा है। इट इज डिवाइडेड इनटू दिस हेड रीजन, देन दिस टेल रीजन, राइट, एंड दिस आउटसाइड इट इज पॉलीहेड्रल। टेल इज प्रेजेंट हियर एट द एंड। फिर यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज हेलिकल। तो इसके प्रोटीन का कोट ऊपर में कैसा है, पॉलीहेड्रल, यहाँ पर कैसा है, हेलिकल। फिर एक बेस है और उससे बाहर में आपका क्या निकलता है, टेल्स निकलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है टेल फाइबर, यहाँ लिखा है शीथ। द शीथ हियर इज हेलिकल, हियर इट इज द प्रोटीन शीथ इज हेलिकल एंड हियर जो हेड वाला है हियर इट इज पॉलीहेड्रल, राइट, इट इज पॉलीहेड्रल। ठीक, नीचे में आपका एक पिन पाया जाता है और पिन से आपके इस तरह के टेल फाइबर्स निकलते हैं। तो सबसे कॉम्प्लेक्स यानी कि कॉम्प्लिकेटेड कैप्सिड का स्ट्रक्चर टोबैको मोजाइक वायरसेस का है। ये वो वायरसेस हैं जो आपका बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक, सो इन शॉर्ट व्हाट वी कम टू नो, वी हैव कंप्लीटेड द स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरसेस आर बेसिकली मेड अप ऑफ टू थिंग्स। बाहर में एक प्रोटीन का कोट होता है, ठीक, इसको हम कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड की यूनिट को हम कहते हैं कैप्सोमियर्स। इसके बीच में पाया जाता है न्यूक्लिक एसिड विच कैन बी आइदर डीएनए और आरएनए, बट नेवर द बोथ। द डीएनए एंड आरएनए कैन बी filament like rod like, or it can be circular, it can be single stranded or double stranded. ठीक, so with that we have completed the morphology of this. Now I am going to just tell you about few viruses. ठीक है, अब आगे भी आपको बताएंगे वायरस का reproduction and all those stuff, ये हम आपको बताएंगे, but for the time being I am going to tell you about some viruses which have been a talk of the town or the talk of the world recently. One of them is Ebola virus.
ठीक है, ये जो इबोला वायरस है, ये इबोला वायरस एक बहुत रेयर और डेडली वायरस है, राइट। जिस तरह से हम कोरोना से अभी डर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं कोरोना से, वैसे ही एक और वायरस है, उसका नाम है इबोला वायरस। ये बहुत रेयर और डेडली वायरस है। अभी तक इसका भी कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं मिला है, जस्ट लाइक कोरोना, इसका भी अभी तक हमें कोई ट्रीटमेंट नहीं मिला है। ये सबसे पहले डिस्कवर कहाँ हुआ था? इबोला रिवर इन सब सहारन अफ्रीका, है ना। अफ्रीका में इबोला नाम का एक रिवर है, उसमें सबसे पहले खोजा गया, सो वी कॉल इट एज इबोला वायरस। ऐसा हम मानते हैं कि ये वायरस सबसे पहले फ्रूट बैट में आया था, हम इसको कंफर्म नहीं है, और शायद बैट के सलाइवा से, है ना, क्योंकि बैट फ्रूट खाते हैं, अदर एनिमल्स भी फ्रूट खाते हैं, तो बैट के सलाइवा से मोस्ट प्रोबेबली ये प्राइमेट्स में, यानी कि साइंटिस्ट हैज कम इनटू कांटेक्ट, यहाँ लिखा है यस प्राइमेट्स यानी कि मंकीज एंड मैन, ह्यूमन बीइंग, मोस्ट प्रोबेबली हमें उनके थ्रू शायद ये ह्यूमन पॉपुलेशन में एंटर किया, ठीक है। अ लिटिल बिट मोर अबाउट दिस इबोला वायरस। ये जो इबोला वायरस है, इसका जीनोम क्या है, अभी मैंने आपको बताया था। इबोला वायरस के यहाँ पर आप देखिए बाहर में ये इसका बना हुआ है कैप्सिड। द कैप्सिड इज जस्ट प्रोटीनेशियस, ग्लाइकोप्रोटीन मतलब थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इसका अंदर का जेनेटिक मटेरियल मैंने अभी आपको बताया था कि सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिकल आरएनए। आप यहाँ देख सकते हैं ये एक सिंगल स्ट्रैंड का इस तरह से हेलिकल आपका आरएनए है। इज दैट क्लियर? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब होता आता नहीं, जस्ट फॉर योर इंटरेस्ट आई डू इट लिटिल फास्ट ओवर हियर। इसका एक सिम्टम में हेडेक, मसल एक, फीवर एक्सेट्रा, वॉमिटिंग, डैमेज टू लंग्स, लिवर, स्प्लीन, एंड नॉर्मली लोग इनके इन्फेक्शन के कुछ ही दिन में मर जाते हैं, हेमोरेजिक फीवर भी हो जाता है, ठीक है। ये जो इबोला वायरस है, इसके अलावा आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट 2 more viruses, that is जीका वायरस एंड कोरोना वायरस, बट आफ्टर सम टाइम। मैंने अभी तक आपको वायरस थोड़ा सा पढ़ाया, फिर एक वायरस का मैंने थोड़ा एग्जांपल आपको बता दिया। अब मैं वायरस का रिप्रोडक्शन वगैरह कंप्लीट करूंगी, और उसके बाद 2 और तरह के जो वायरस हैं मैं उनके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगी। तो फिलहाल हमने पढ़ा वो हु आर वायरसेस, वी हैव स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, नाउ वी आर कमिंग टू द टॉपिक रिप्रोडक्शन इन वायरस, ठीक है। वायरस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? वायरस के रिप्रोडक्शन के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, आई जस्ट नीड अ पेज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले मैं आपको वायरस के रिप्रोडक्शन को एक नटशेल में पहले व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दूं, एंड देन मे बी आई विल टीच यू लेटर अबाउट रिप्रोडक्शन इन वायरसेस। सो नाउ लेट अस कम हियर, आई नीड द पेन। वायरस मैंने आपको बताया 2 ही चीज का बना होता है, बाहर में है आपका प्रोटीन कोट, वहां अंदर में होता है जेनेटिक मटेरियल, राइट। अब ये वायरस कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? ये वायरस पहले लिविंग सेल को हाईजैक करते हैं। इट इज समथिंग लाइक हाईजैकिंग ऑफ एन एरोप्लेन, जैसे हम एरोप्लेन को हाईजैक करते हैं उसी से सिमिलर है। एक हाईजैकर है, पहले आप समझो हाईजैकर ने किया क्या। एक प्लेन है जो समझो रांची से जिसको दिल्ली जाना था, उसमें कुछ हाईजैकर्स यानी कि टेररिस्ट घुस गए, और वो अब इसको हाईजैक करना चाहते हैं। उन्होंने क्या किया, वो प्लेन में चढ़े और वो कॉकपिट पे गए, आपको मालूम है जिसमें आपके पायलट बैठते हैं, वो उधर में घुस गए, ठीक है। तो ये भी क्या करते हैं वायरसेस, ये हमारे सेल के कॉकपिट यानी कि न्यूक्लियस को अटैक करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में जाएंगे। अब ये हाईजैकर्स क्या करेंगे, पायलट के चेंबर में जाकर पायलट के ऊपर गन पॉइंट पे क्या कहेंगे कि प्लेन आपका, उसके अंदर फ्यूल आपका, पायलट आपका, लेकिन ये प्लेन वहां जाएगी जहां मैं चाहता हूं, और उसको उड़ा कर ले जाएंगे मेरी कंदहार, ठीक है। तो यहाँ हो क्या रहा है, जो हाईजैकर्स हैं उन्होंने हमारे प्लेन को हाईजैक कर लिया, और हमारे कॉस्ट पे पायलट भी हमारा है, उसके अंदर जो ईंधन यानी कि फ्यूल है वो भी हमारा है, राइट, प्लेन भी हमारा है, लेकिन वो उसको लेकर कहां जा रहे हैं, जहां उनकी मर्जी वो लेकर जा रहे हैं। दैट दिस इज कॉल्ड एज हाईजैकिंग। सिमिलरली वायरसेस आल्सो डू व्हाट, दे हाईजैक लिविंग सेल्स। हाँ, लिविंग सेल में अंदर जाने के बाद ये अपने हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि हमारा जो डीएनए, इसके साथ ये अपना जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं, राइट, दे इंटीग्रेट ओवर हियर, और हमारे सेल के रिसोर्सेज की मदद से, इनके पास खुद के पास अपने डीएनए की कॉपी बनाने का कोई सामान नहीं है, ये हमारे सेल को हाईजैक। एक चीज याद रखना, वायरस कभी पूरा सेल के अंदर नहीं घुसता, ठीक है। सेल के अंदर वायरस का केवल क्या जाता है, ओनली इसका जेनेटिक मटेरियल आपका अंदर जाता है। सो ये अंदर गए, हमारे डीएनए पर उन्होंने, हमारे पायलट हमारे कॉकपिट में गए, कॉकपिट में जाने के बाद हमारे पायलट यानी कि हमारे डीएनए पर इन्होंने कब्जा किया।
हमारे डीएनए पर कब्जा करने के बाद हमारे सेल के रिसोर्सेज की मदद से ये अपने डीएनए की कॉपी बनाते हैं। तो ये रेड कलर का मेरा वायरस का डीएनए है और ग्रीन कलर का मेरा खुद का डीएनए। तो ये अपने डीएनए की कॉपी बनाते हैं, ठीक। फिर इस डीएनए का वो प्रोटीन कोड बनाएंगे, क्योंकि इनके पास मटेरियल है टू मेक द प्रोटीन कोड, क्योंकि इनका जो डीएनए है ना, वो डीएनए इनके प्रोटीन कोड, एंड बाद में इस सेल को रप्चर कर देंगे, यानी कि फाड़ देंगे, एंड रप्चर करके ये बाहर निकलेंगे, एंड दिस सेल विल नाउ, दिस वायरस विल नाउ इन्फेक्ट अ न्यू सेल। फिर इस नए सेल में जाकर फिर से ये हमारे कॉकपिट में जाएंगे, फिर हमारे पायलट को कब्जा करेंगे, उस पायलट पर कब्जा करके ये अपने डीएनए की कॉपी बनाएंगे, ठीक, कॉपी बनाएंगे, फिर इसके चारों तरफ अपना प्रोटीन कोड बनाएंगे, हमारे सेल को मार देंगे, बाहर निकलेंगे। इस तरह से ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। Is that clear? So now that you understand how the viruses, they basically reproduce, we will come back to understand reproduction in viruses. Now come here, back. तो viruses are obligate intracellular parasites. What do I mean by that? Obligate मतलब ये इनके पास कोई दूसरा मेथड नहीं है जिंदा रहने का। Obligate 100%, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। ये हमारे इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स हैं। ये केवल एज अ पैरासिटिक मोड ही रह सकते हैं। पैरासाइट्स हैं that can reproduce only within a host cell, जो केवल होस्ट सेल के अंदर में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक। इनके पास अपना ना तो एंजाइम है, ना अपना राइबोसोम है, कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए। ये हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, लुक एट इट, ये केवल अपने जेनेटिक मटेरियल को एंटर करेंगे और हमारे डीएनए की मदद से, हमारे सामान की मदद से ये अपने डीएनए की कॉपी बनाएंगे, फिर अपने प्रोटीन कोड बनाएंगे, दोनों को असेंबल करके अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे, एंड होस्ट के सेल को ये बर्बाद करके निकल जाते हैं, या तो उसको इनएक्टिव कर देते हैं या उसको फाड़ के निकल जाते हैं। इस तरह से हमारे सेल्स मरते चले जाते हैं और ये हमारे सेल में हमारे रिसोर्सेज की मदद से अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। सो दिस इज हाउ द वायरसेस दे एक्चुअली रिप्रोड्यूस। There are two methods of reproduction in viruses, ठीक है। Regardless of the type of virus, वही आपका मैंने लिखा है, ये होस्ट से न्यूक्लियोटाइड, एंजाइम, राइबोजाइम, आरएनए, अमीनो एसिड सब कुछ लेते हैं और इस तरह से वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। Is that clear? अब आ जाते हैं ये स्पेशल टाइप का जो वायरस है बैक्टीरियोफेज, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ, ठीक है। ये वो वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है, ये वो वायरस है जो डीएनए को बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। इन वायरसेस को मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। सो लेट अस गो वन बाय वन। लेट अस फर्स्ट कम टू इट्स स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर आपने देखा था एनसीईआरटी के उस पेज में बना हुआ था। आई जस्ट शोड यू वन पेज इन एनसीईआरटी राइट नाउ, एंड इसके डायग्राम से भी एक बार मेडिकल में क्वेश्चन आ चुका है, मैं आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्ट लेट अस लुक एट दिस डायग्राम। हमें एनसीईआरटी का भी डायग्राम ले लेना चाहिए था टू फाइंड आउट व्हाट देयर स्ट्रक्चर इज लाइक। द हेड, दिस इज अ प्रोटीनेशियस हेड, एज यू कैन सी दिस, and this is a collar, this part is called as collar, and जो नीचे वाला हिस्सा है that's called as tail. The head is proteinaceous, इसके कोर में जेनेटिक मटेरियल होता है, और मैंने आपको बताया था नॉर्मली बैक्टीरियोफेजेस में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। वैसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं नॉर्मली इनका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, it is double stranded DNA. Is that clear? Then this region beyond the head के नीचे वाला जिसको हम टेल कह रहे हैं, इसका ये वाला पार्ट देखिए ये कैसा है। Now come here. This is called as collar. ये कॉलर कैसा है, ये अंदर से एक हॉलो पाइप है, अंदर से हॉलो पाइप है जिसके ऊपर एक हेलिकल प्रोटीन है। दिस इज समथिंग लाइक दिस, समझो ये मेरा पाइप है, ये अंदर से हॉलो है और इसके ऊपर ऐसे हेलिकली प्रोटीन लपटा हुआ है। ये कैसे काम करता है, आपने मोटरसाइकिल में देखा है ना, आगे शॉक अब्जॉर्बर होता है, अचानक ब्रेक मारो तो एक ऐसा स्पाइरल सा बना हुआ रहता है मोटरसाइकिल में जो इस तरह से दब जाता है, जिसकी वजह से अचानक ब्रेक लगने से भी आपको इंजरी नहीं होती। ये एकदम वैसा ही है, अंदर से खोखला है, हॉलो है, जिसके चारों तरफ एक प्रोटीन का शीट है जो हेलिकली वाउंड अप होता है। यू कैन सी दिस हेलिकल प्रोटीन, अंदर से ये खोखला होता है, ठीक है। Now the core is provided by a proteinaceous this is capable of contraction. जैसे मैंने कहा था ना, आपका बाइक में वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है शॉक अब्जॉर्बर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। क्यों? ये अगर बैक्टीरियोफेज है, ठीक है, और इसको बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करना है, बैक्टीरिया के सेल के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल इसको भेजना है, तो सबसे पहले ये जो आपका टेल है ना, ये टेल की मदद से एंकरेज करता है, यानी कि अपना पैर जमाता है। उसके बाद ये इस हेलिकल प्रोटीन को ऐसे पुश करता है सिरिंज के जैसे,
सिरिंज के जैसे जब पुश करता है तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो एकदम जैसे सुई होती है ना, सुई के जैसे ये ऐसे होता हुआ अंदर में चला जाता है, राइट। सो सबसे पहले मैंने आपको बताया इसका हेड होता है, द हेड इज हेक्सागोनल, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कैप्सिड एंड दिस यूनिट इज कॉल्ड एज कैप्सोमियर्स। इसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है जो नॉर्मली डीएनए होता है एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसके बाद जो नीचे वाला रीजन है टेल रीजन, उसमें एक लंबा रॉड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं कॉलर। कॉलर कैसा है? कॉलर अंदर से हॉलो होता है एंड ऊपर में एक हेलिकल प्रोटीन पाया जाता है जिसके लॉन्गिट्यूडल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से द जेनेटिक मटेरियल इज पास्ड इनटू द होस्ट सेल। उसके बाद ये जो कॉलर है वो हेड से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ अ नेक, अ शॉर्ट नेक। देखिए मैंने नेक को कलर किया है, दिस इज योर नेक, उसकी मदद से है। एट द उसके नीचे में यहाँ पाया जाता है बेसल प्लेट, यहाँ देखिए दिस इज द बेसल प्लेट और इस बेसल प्लेट से 1 2 3 4 5 6 टेल फाइबर्स पाए जाते हैं। ये टेल फाइबर्स बैक्टीरियोफेज को बैक्टीरिया के सरफेस पे अटैच करने में मदद करता है, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। ये एक साल आप देखेंगे क्वेश्चन आया था, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दे दिया, ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी का डायग्राम है एंड आपसे क्वेश्चन ये बोला गिवन बिलो इज द डायग्राम, कौन से ईयर आया 2010 मेंस में, गिवन बिलो इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज which one of all the 4 parts, इन 4 parts को आप आइडेंटिफाई करिए एंड फाइंड आउट द राइट आंसर, ठीक है। एनसीईआरटी में ये चारों पार्ट लेबल्ड है। फिलहाल ए क्या है आपको पता है, दैट इज हेड। बी यहाँ पर क्या है बेटा, दैट इज शीथ। सी क्या है, दैट्स कॉलर एंड डी यहाँ पर क्या है, दैट इज कॉल्ड एज टेल फाइबर्स। सो आई थिंक द राइट आंसर शुड बी द फोर्थ वन एंड दैट इज द राइट आंसर एज वेल, ठीक है। सो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, एक बार इसका स्ट्रक्चर बता दिया। जस्ट सी दिस, आई टोल्ड यू इट हैज अ हेड, देन इट हैज अ सॉरी दिस इज कॉल्ड एज कॉलर, देन दिस इज योर एक्चुअली दिस पार्ट को ये कॉलर कह रहा है, दिस को शीथ कह रहा है। लिटिल चेंजेस इन व्हाट आई हैड टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। थोड़ा सा एक बार चेंजेस देख लें। हमने ऊपर वाले को कहा हेड, उसके बाद इस पार्ट को हमने कहा नेक, फिर इस पार्ट को हम कहते हैं कॉलर, इस पार्ट को हम कहते हैं शीथ जो ऐसा हेलिकल होता है अंदर से हॉलो होता है, इसको हम कहते हैं बेसल प्लेट और इसमें से आपका निकलता है आपका टेल फाइबर्स। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं, जब भी ये बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई करता है तो कैसे करता है। पहले ही अपने सारे पार्ट्स को बनाता है, जैसे इसने बनाया बेसल प्लेट, फिर बनाया टेल, फिर बनाया कॉलर, फिर बनाया नेक एंड बाद में ये सब चीज को असेंबल करके अपना फाइनल पार्ट बना लेता है। दैट मींस ये बैक्टीरिया के रिसोर्सेज की मदद से पहले अपने सारे स्पेयर पार्ट्स बनाता है, फिर सबको असेंबल करता है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू द लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। ये आपके एनसीईआरटी में है नहीं पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12 में आपको ये बहुत ज्यादा काम आएगा बायोटेक्नोलॉजी में। इसीलिए अभी हम लोग वायरसेस में ये टॉपिक पढ़ा देते हैं, आपकी एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं है बट हम लोग सिर्फ इसलिए पढ़ा देते हैं बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो नाउ कम हियर, बैक्टीरियोफेज का लाइफ साइकिल पर आते हैं। इसकी लाइफ साइकिल क्या है, 2 तरह की लाइफ साइकिल है, पहला लाइटिक साइकिल है, दूसरा है लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल। नाउ ये दोनों है क्या, फर्स्ट लेट अस कम टू द लाइटिक लाइफ साइकिल। ये जो वायरसेस होते हैं इन जनरल ये हमारे बॉडी में जो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2 तरह से करते हैं और हम अभी कौन से पर्टिकुलर वायरस की बात कर रहे हैं, बैक्टीरियोफेज की। ये मल्टीप्लाई कैसे करता है, ये बैक्टीरियोफेज है और ये कोई आम वायरस है, दोनों का हम आपको बात बता रहे हैं, ठीक है। हाउ डू दे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के इनके 2 साइकिल होते हैं, एक होता है लाइटिक साइकिल और एक होता है लाइसोजेनिक। पहले लाइटिक देखते हैं। सी फर्स्ट दे विल अटैच टू द बैक्टीरियल सेल, देखो इसी को इनलार्ज कर रहा है, इसने देखो टेल फाइबर्स की मदद से ये बैक्टीरियल सेल पर अटैच हुआ है, ठीक है। ये टेल के देखिए यहाँ पर ये इनलार्ज दिखा रहा है टेल ये, और यहाँ पर इसने अपने शीथ की मदद से यहाँ पर पकड़ बना ली और ये ऐसे इस पे अटैच कर गया, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे पुश करते हैं, यहाँ देखिए इसी का इनलार्ज है, ये पुश करते हैं। तो जब ये अपने हेलिकल एरिया को ऐसे पुश करेंगे व्हाट विल हैपन, इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल निकलकर ऐसे बॉडी में आ जाएगा। एक बार इसका जेनेटिक मटेरियल आ गया अंदर तो ये बैक्टीरिया के डीएनए एंड रिसोर्स की मदद से अपने बॉडी के पार्ट्स के स्पेयर पार्ट बनाता है एंड बाद में ये सारे स्पेयर पार्ट को वो असेंबल करता है। असेंबल करने के बाद इसका बॉडी पूरा तैयार होता है, होस्ट के सेल को ये मार देता है और ये बाहर चला जाता है। सो द लाइटिक साइकिल हैज बेसिकली 4 स्टेप्स। फर्स्ट इज अटैचमेंट, पहले हम अटैच करते हैं, सेकंड इज पेनिट्रेशन,
जब हम जेनेटिक मटेरियल को पेनिट्रेट करते हैं। थर्ड इज बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस मतलब जब हम अपने पार्ट्स को फिर बनाते हैं। देन मैच्योरेशन, दैट मींस उन पार्ट्स की असेंबली करते हैं, सबको जोड़ जाड़ के फाइनल वायरस बनाते हैं। एंड देन इज रिलीज, बैक्टीरिया के सेल को मारकर ये वायरस आपका बाहर आ जाता है। तो लाइटिक साइकिल में देयर आर 5 स्टेप्स, आई विल रिपीट वंस अगेन। फर्स्ट अटैचमेंट, द वायरस विल अटैच टू द बैक्टीरिया। सेकंड पेनिट्रेशन, this genetic material will penetrate outside, inside. Third is biosynthesis, then it will form its all the parts. Then it is maturation, it will join these parts to make the final virus, and then it is released. This will rupture and it will move to the outside. Is that clear? So these are the steps of the lytic cycle. Lysogenic जो इसका है वो भी सेम है, डिफरेंस क्या है, यहाँ तुरंत लाइटिक हो जाता है। तुरंत लाइटिक मतलब मैंने अभी अपना जेनेटिक मटेरियल डाला, उसके साथ अटैच किया, होस्ट के साथ अपनी कॉपी बनाई, असेंबल किया, तुरंत बैक्टीरिया को मारा और बाहर निकल गए। Then that is called as lytic. Lytic means immediate आपने लाइसिस किया है किसका, बैक्टीरिया को मारा और आप बाहर निकल आए, राइट? So then this is called as lytic. अब आ जाते हैं लाइसोजेनिक में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये लाइटिक है, इसका साइकिल अगेन वही है। देखिए मैंने पहले अटैच किया, पेनिट्रेट किया, देन अपने बहुत सारे की कॉपी की, फिर उसकी असेंबली की, उसके बाद इसको हमने रिलीज किया। नाउ कम टू लाइसोजेनिक। लाइसोजेनिक एंड लाइटिक एक ही जैसे हैं, सिवाय देयर इज वन डिफरेंस, जस्ट लुक इट। यहाँ पर सबसे पहले बैक्टीरियोफेज आपका दिखा रहा है, ये अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर डालेगा, जैसे हमने पिछले में डाला था, दैट इज अटैचमेंट एंड पेनिट्रेशन, वो एज इट इज है। पहले हम अटैच किए, फिर हमने अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाला, दैट इज पेनिट्रेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज अटैचमेंट, द सेकंड इज इंजेक्शन और पेनिट्रेशन, सेम है। उसके बाद क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया का वायरस का जेनेटिक मटेरियल है, और सपोज ये बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है, मैं इसे इससे दिखा रही हूँ, ग्रीन से, राइट? बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को मैं ग्रीन से दिखा रही हूँ और वायरस के मैं रेड से दिखा रही हूँ। ये वायरस अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ इंटीग्रेट कर लेगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद जैसे जैसे ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, अगर बैक्टीरिया डिवाइड करके 1 से 2 बनाया तो ये दोनों में चला जाएगा। ये इमीडिएटली बैक्टीरिया को मारता नहीं है, बस इतनी सी बात है। ये ऐसा बात है, मैंने अपना जेनेटिक मटेरियल लिया, बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल के साथ इनकॉर्पोरेट करके छोड़ दिया। अभी हम अपना बॉडी पार्ट्स नहीं बना रहे, हेड वेड ये सब अभी कुछ नहीं बना रहे, और बस जैसे जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा मैं भी मल्टीप्लाई करता चल जाऊंगा। ये बैक्टीरिया 1 से 2 बना तो मेरा भी डीएनए 2 बना, फिर जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा 4 तो बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मेरा भी जाएगा। ये काफी लंबे समय तक बस बैक्टीरिया के डीएनए के साथ मिलकर, जैसा जहां बैक्टीरिया का डीएनए जा रहा है वो भी जा रहा है, काफी समय तक ये ऐसे ही रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है? उसके बाद वन फाइन डे ये क्या करेगा, इस साइकिल में जस्ट सी दैट, इसको बहुत लंबे समय तक ये ऐसे ही रहेगा। सी, मैंने अपना डीएनए डाला, बैक्टीरिया के डीएनए के साथ इंटीग्रेट किया, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर रहा है, मेरा भी मल्टीप्लाई कर रहा है। साल, 2 साल, 3 साल भी ऐसे चल सकता है, हालांकि बैक्टीरिया का इतना लंबा लाइफ होता नहीं है, ठीक है? ये आपका ऐसे ही चलेगा। वन फाइन डे अचानक ये क्या होगा, ये वायरुलेंट हो जाएगा, यानी कि पैथोजेनिक हो जाएगा, एंड सडनली ये क्या करेगा, अपनी संख्या बढ़ाना स्टार्ट करेगा, अपने पार्ट्स को बनाना स्टार्ट करेगा। यू कैन सी इट हियर, ठीक है? एंड फिर बैक्टीरिया को मारेगा और बाहर निकल जाएगा। आई टेल यू एन एग्जांपल। आपने बहुत सारे लोगों को एचआईवी के लिए सुना होगा कि वो था लेकिन असिम्प्टोमेटिक था, मतलब उसको एचआईवी वायरस था लेकिन 4 साल तक पता नहीं चला, और जब पता लगा तो उसको 6 महीना भी वो आदमी जिंदा नहीं रहा। तो पता क्या होता है, एचआईवी का वायरस मेरे बॉडी में घुसा, मेरे सेल में घुसा, मेरे डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर गया, और अभी उसने पैथोजेनिसिटी नहीं की, बीमारी फैलाना शुरू नहीं किया। जैसे जैसे मेरा सेल डिवाइड करता है, हर नए सेल में वो मेरे डीएनए के साथ अपना जगह बनाते जा रहा है, यानी कि अपने मेरे बॉडी में फैल रहा है। वन फाइन डे वो सडनली क्या होगा, पैथोजेनिक हो जाएगा और मेरे डीएनए की मदद से अपने को मल्टीप्लाई करेगा। आप देखोगे 4 साल तक आदमी एकदम सही है, 4 साल बाद अचानक 2 महीना भी नहीं जिया। क्यों? क्योंकि उसने मेरे एक बॉडी पे सेल पे कब्जा किया और अपनी रंग नहीं दिखाया। जैसे जैसे मेरे बॉडी का सेल डिवाइड किया, वो अपना जीनोम मेरे जीनोम के साथ हर एक सेल में डालता चला गया, एंड सडनली तो सारे बैक्टीरिया के सेल में मेरा वायरस का भी डीएनए आ गया है। नाउ सडनली अब ये अपना डीएनए को एक्टिव कर देगा और आपके रिसोर्सेज की मदद से अपने वायरस के टुकड़े बनाना स्टार्ट करेगा। और अचानक जब अब तो ये आपकी बॉडी के ऑलमोस्ट सारे सेल पे चला गया है, यानी कि लिवर है तो लिवर के सब सेल में चला गया, या मे बी
HIV में तो आपका मेनली इफेक्टेड होता है टी लिम्फोसाइट बनाने वाले सेल यानी कि WBC इफेक्टेड होता है। तो अभी क्या है, चुपचाप वो अभी चुप है, आपके जैसे जैसे आपके सेल डिवाइड कर रहे हो आपके हर एक सेल में चला गया, चुपचाप से एकदम नादान बन के बैठा हुआ है। वन फाइन डे क्या करेगा, उस सेल में एक्टिव हो जाएगा और अपने आप को मल्टीप्लाई करके आपके सेल को मार मार के निकलने लगेगा। और क्योंकि ये इतनी जल्द आपके ऑलरेडी सारे सेल पे वो ऑलरेडी जाकर बैठ गया है, ठीक है, क्योंकि वो आपके ऑलरेडी सेल में बैठ गया है, तो जिस दिन वो अपने पैथोजेनिसिटी पर उतर आएगा, बीमारी करने की नियत पर उतर आएगा, सारे सेल्स पे वो क्या करेगा, अपना फटाफट कॉपी बनाकर एक साथ आपके बॉडी के सारे सेल्स को मारता चला जाएगा। एंड उसके बाद दैट कम्स टू अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। दैट मीन्स अगर कोई आदमी आपको ऐसा पता लगता है जिसको HIV वायरस था लेकिन 4 साल तक पता नहीं चला और फिर अचानक 2 महीने के अंदर उसका डेथ हो गया, इसका मतलब उसके बॉडी में वायरस ने कौन सा लाइफ साइकिल जमा रखा था, लाइसोजेनिक। दैट मीन्स हमारे बॉडी में गया और जिस सेल में गया उसको मार के बाहर नहीं निकला, उसके DNA के साथ जुड़ा रहा। मेरा बॉडी का सेल जब डिवाइड करता है तो हर एक सेल में अपना एक ही कॉपी भेज दिया, वन फाइन डे फिर वो हर सेल में है ना आपके DNA से अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट करेगा और जब निकलेगा तो आपके सेल को फाड़ कर ही बाहर निकलेगा। इस तरह से अचानक बहुत सारे सेल्स बनने लग जाएंगे। दैट मीन्स इन शॉर्ट there are 2 types of life cycle that is shown by viruses, particularly bacteriophages. One is lytic. Lytic में कोई तामझाम नहीं, आपके सेल में घुसा, DNA पे कब्जा किया, अपना कॉपी बनाया, हाथों हाथ सेल आपका मारा, बाहर निकल गया। लाइसोजेनिक में भी आपके सेल के अंदर घुसेगा, आपके DNA से जुड़ेगा, पर वहां चुपचाप बैठा रहेगा बहुत सालों तक और जैसे जैसे आपके सेल का कॉपी मल्टीप्लाई करेगा वो आपकी बॉडी के हर एक सेल में जाएगा एंड वन फाइन डे वो हर एक सेल में तबाही करना स्टार्ट करेगा, मार मार के अपनी कॉपी बनाकर बाहर निकलेगा। सो दिस साइकिल इज कॉल्ड एज लाइसोजेनिक। सेकंड वन इज कॉल्ड एज लाइसोजेनिक साइकिल, right? So what is the main difference between lytic life cycle and lysogenic life cycle? Let us have a look. Lytic में the death is instant, लाइसोजेनिक में इट इनकॉर्पोरेशन होता है इनटू द होस्ट सेल, ठीक। यहाँ पर बैक्टीरियोफेज मशीनरी को लेता है, तुरंत अपने DNA को रेप्लिकेट करता है और बाहर रिलीज हो जाता है। यहाँ पर ये आपके DNA का एक हिस्सा बनकर चुपचाप से बैठा रहता है जिसको हम कहते हैं प्रोफेज और अपने होस्ट के DNA के साथ ये अपने आप को इंटीग्रेट करता है। यहाँ पर ये वायरुलेंट है, तुरंत होस्ट के सेल को लाइस करके बाहर निकलेगा। यहाँ पर ये फेज आगे जाकर लाइटिक फेज में, देखो लाइटिक फेज में तो आएगा ही पर लेटर आएगा, ठीक है। यहाँ पर वायरस आपके बॉडी में लेटेंट यानी कि चुपचाप से बैठा रहता है और अपना काम करता है। सम कॉमन डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय वायरसेस, ये मैंने सबसे कॉमन डाला है, इतना आप याद कर सकते हैं। एक है चिकन पॉक्स, दिस इज कॉज्ड बाय herpes zoster virus, it is a DNA virus. Smallpox is caused by variola virus, it is a DNA virus. Poliomycetes is caused by polio, it is again an RNA virus. Measles by rubella virus, RNA virus. Rabies by rabies virus, which is again an RNA. Trachoma by chlamydia trachomatis. Influenza by myxovirus influenza, again a RNA virus. उसके अलावा hepatitis is caused by hepatitis virus, ठीक है, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस के बारे में बता रहे हैं। डेंगू is caused by dengue virus and chikungunya is caused by alpha virus. So कुछ कॉमन डिजीजेस हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन एंड लर्न दिस मच। इतना तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप इतने को याद करेंगे, ठीक है। नाउ मैंने आपको एक वायरस इबोला के बारे में पहले बताया था। अब मैं 2 वायरस के बारे में अभी केस स्टडी और करूंगी आपके साथ। वन इज जीका वायरस and the other is, I told you, the coronavirus, right? So सबसे पहले let us start with Zika virus. Zika virus got its name from Zika forest, Uganda. Again Africa. जैसे आप Ebola virus was from Ebola river, sub-Saharan region in Africa. यहाँ पर Zika from Uganda, Africa. ये सबसे पहले rhesus monkey में सबसे पहले आया था, बाद में human being में आया था. And this is actually caused by a mosquito, Aedes aegypti. Aedes aegypti मॉस्किटो के बाइट से ये फैलता है। You can see here मैंने मॉस्किटो का फोटो भी बनाया and I want you to know this that ये जो Aedes aegypti ये जो मॉस्किटो है, जैसे एनोफिलीज एक टाइप का मॉस्किटो है, वैसे एडीज भी एक मॉस्किटो की जाति है, प्रजाति है। You know that's a species, a मॉस्किटो का एक प्रजाति, it's a species of mosquito. यही एडीज एक्चुअली डेंगू एंड चिकनगुनिया का भी कैरियर होता है, वेक्टर होता है। That means Aedes aegypti is a vector for Zika virus, it is a vector for dengue, it is a vector for chikungunya as well. Zika का आया कहाँ से था? मैंने कहा Aedes मॉस्किटो के बाइट से आया था।
इसका रेजोवायर कहाँ है ये हमें ठीक से पता नहीं, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि ये युगांडा में एक फॉरेस्ट है जीका, वहां पर इसको पहले देखा गया था। ये पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके युगांडा से निकला टू 1947 में, 2007, 13, 14, 15 एंड तक आते आते काफी वर्ल्ड में फैल गया। इंडिया में इसका बहुत इन्फेक्शन नहीं है। इस वायरस से जो डिजीज होती है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसिफेली। नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनका सिफेलिक रीजन यानी कि हेड वो ठीक से डेवलप नहीं करता, राइट। सो दिस कॉजेज गुलियन-बार सिंड्रोम, इसके डिजीज का नाम है। जीका वायरस ट्रांसमिट कैसे होता है मैंने आपको बताया, थ्रू मॉस्किटो बाइट। इसके अलावा ये सेक्सुअल कांटेक्ट से भी ट्रांसमिट होता है। आई एम जस्ट शोइंग यू द डायग्राम इसका। दिस इज एन इन्फेक्टेड पर्सन, इससे बेबी में भी जा सकता है, और अगर इसको मॉस्किटो ने बाइट किया तो मॉस्किटो बाइट से इट कैन ट्रैवल। इसके सिम्टम में है फीवर, रैश, जॉइंट पेन एंड कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। द सिम्टम्स आर वेरी सिमिलर टू डेंगू एंड चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में भी वही होता है, यू नो, हड्डियों में दर्द होना, बुखार होना, वैसे ही सिम्टम्स इसमें पाए जाते हैं। कोई अभी तक इसकी वैक्सीन ट्रीटमेंट के लिए अभी तक आई नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट जीका वायरस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वायरस, दैट इज कोरोना वायरस। कोरोना वायरस क्या है? इट इज अ वायरस, आपको पता है, ये इसका फोटो है, देखिए कोरोना वायरस का। जो कोरोना वायरस एक ग्रुप ऑफ वायरस है, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वायरस है जिसमें 7 वायरसेस है, जिसमें से एक वायरस है SARS-CoV-2 जो कोविड कॉज करता है। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SARS? SARS इज सडन एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सडन, आपको पता है कोरोना का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? सबसे पहले हम लोग बोलते हैं सांस लेने में दिक्कत होती है, सडनली एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेशन सिंड्रोम मींस अ कलेक्शन ऑफ डिजीजेस। ऐसे डिजीज जिसके बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं उसको कहते हैं सिंड्रोम, ठीक है। एनीवेज, सिंड्रोम मींस अ कलेक्शन ऑफ क्या बोलते हैं, सिम्टम्स, दैट्स कॉल्ड एज सिंड्रोम। सडन, अचानक, रेस्पिरेशन से रिलेटेड आप में बहुत सारे लक्षण आने लगते हैं, सो इट्स कॉल्ड एज सार्स। कोवी मतलब कोविड, ठीक है। 2, दिस इज द नेम ऑफ द वायरस। SARS-CoV-2 is one of the types of coronavirus, ठीक है। And most of the coronaviruses are not as harmful, but of course this one is very harmful because it is spreading very fast and we do not have a medicine for the same as well. ये जो कोरोना वायरस है इसका बॉडी में क्या चीज का बना हुआ है मैंने बताया, इट इज अ एनवेलोप्ड वायरस। वायरस का एक कोट है जिसके चारों तरफ हेलिकल्स कैप्सिड पाया जाता है, एंड इसका जेनेटिक मटेरियल है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो करीब 26 से 32 किलो बेसिस का बना है, सब जानने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर में आप देखेंगे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक स्पाइक्स बने हुए हैं, स्पाइक्स, इट हैज कैरेक्टरिस्टिक स्पाइक्स ऑन द सरफेस, और ये स्पाइक की वजह से ये कोरोना समझते हैं ना, सूरज की जो किरणें होती है इसको कोरोना बोला जाता है, तो ये कोरोना जैसा दिखता है, राइट, इसीलिए इसको हम लोग कोरोना वायरस भी कहते हैं। इसके डिजीज का नाम क्या है? कोविड-19, यू नो, 2019 में ये पहले पाया गया, सो वी कॉल इट एज कोविड-19। इट कैन क्या इफेक्ट करता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट लाइक नोज, साइनसेस, थ्रोट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में विंड पाइप एंड लंग्स, ठीक है। So with that we have completed the topic viruses. So before I move into the next topic, viroids, I want to quickly teach you, summarize the entire virus once again. पहला, viruses are made up of, बाहर में एक प्रोटीन का कोट called as capsid, जिसके यूनिट को कहते हैं कैप्सोमियर, और अंदर में होगा न्यूक्लिक एसिड which can be either DNA or RNA but never the both. It is called as connecting link between living and non-living, क्योंकि non-living का जो सबसे बड़ा molecular structure है that is carbohydrate, protein and fat. तो ना तो ये कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, बट वो अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। एंड लिविंग का जो सबसे पहला स्पेसिमेन है वो है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच का है। ये बना हुआ तो है किसके? मैक्रोमोलिक्यूल्स का, यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन का, बट ये लिविंग के जैसे मल्टीप्लाई कर सकता है लेकिन खुद से नहीं। मल्टीप्लाई करने का कोई सामग्री खुद के पास नहीं है, पर ये लिविंग बॉडी के अंदर में जाकर आपके सामान की मदद से अपने आप को मल्टीप्लाई करके होस्ट सेल को किल कर सकता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वायरस। अब आ जाते हैं ये वायरसेस का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या? ओब्लिगेट पैरासाइट है, ये किसी भी होस्ट की बॉडी में अंदर जाकर उसी के न्यूट्रिशन पर जिंदा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसके शेप्स क्या है।
तो इसके कैप्सिड के बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं। सम ऑफ देम आर हेलिकल, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कोरोना वायरस, और जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका टोबैको मोजाइक वायरस। कभी कभी ये पॉलीहेड्रल भी होता है, कभी कभी ये इसके बाहर में जस्ट एनवलोप भी होता है। तो ये इसके अलग अलग शेप है। अंदर में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी, कभी दोनों नहीं होगा। रॉड शेप भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है। इन जनरल देखा गया है वो वायरसेस जो प्लांट्स में डिजीज कॉज करते हैं उनका जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, जबकि एनिमल्स में डिजीज कॉज करने वाले वायरस में डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड बोथ। ठीक है। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है, सॉरी वायरस पाया जाता है, बैक्टीरियोफेजेस, जो केवल बैक्टीरिया को अटैक करता है। उसके बॉडी का स्ट्रक्चर भी अजीब है। उसका एक हेक्सागोनल हेड है जिसके अंदर नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, फिर एक नेक है, उसके बाद एक कॉलर है और शीथ है। शीथ अंदर से खोखला है, ऊपर में हेलिकल प्रोटीन है जो उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है, फिर एक बेस है और बेस से 6 टेल फाइबर्स निकलते हैं जो उसको होस्ट में अटैच करने में मदद करते हैं। अच्छा हाँ, मैंने हिस्ट्री नहीं बताया कैसे कैसे उसकी डिस्कवरी हुई, तो देख लेना। पैस्चर, देन वी हैड डिमिट्री, इवानोस्की के बाद आए आपकी से स्टैनली, ऐसे 3-4 साइंटिस्ट हमारे आए थे, वो आप देख लेना। फिर आ जाते हैं ये जो बैक्टीरियोफेज है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन के 2 फेजेस हैं, एक है लाइटिक, पहले अटैचमेंट, फिर जेनेटिक मटेरियल का पेनिट्रेशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर असेंबली एंड रिलीज। लाइसोजेनिक पे भी सेम फेज है, लेकिन इंटीग्रेट करने के बाद वो तुरंत मल्टीप्लाई नहीं करता, होस्ट के जीनोम के साथ अटैच रहता है, होस्ट के साथ मजे से मल्टीप्लाई करता है, सारे सेल में फैलता है, एंड वन फाइन डे फिर ये अपना काम पर लगता है और सेल्स को मारना स्टार्ट करता है। एग्जैक्टली। वायरसेस सारे ओब्लिगेट पैरासाइट है, कोई इकोनॉमिकली हेल्पफुल वायरस नहीं है, ऑल ऑफ देम कॉज डिजीज। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो बैक्टीरिया तक को उन्होंने नहीं छोड़ा, दे कैन कॉज डिजीज इवन इन बैक्टीरिया। Exactly. With that, virus is complete. And the next topic I'm going to teach you now is viroids. जब हम लोग वायरस को खोज लिए तो हमें बाद में पता लगा, हमें पहले पता था कि इस दुनिया का सबसे छोटा पैथोजेनिक बीमारी फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म कौन है, हमें लगता था बैक्टीरिया है। लेकिन बाद में स्टडी से हमें क्या पता लगा, नहीं, बैक्टीरिया से भी छोटे पैथोजेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं वायरसेस। तो पहले हम सोचते थे कि सबसे छोटा पैथोजन बैक्टीरिया है, बाद में हमें पता नहीं लगा नहीं, उससे भी छोटा है वायरस, जो केवल किसका बना है, प्रोटीन कोटेड डीएनए का। बाद में हमें पता लगा कि वायरस से भी छोटे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वायरॉइड्स। वायरस में क्या था, प्रोटीन का कोट था एंड जेनेटिक मटेरियल था जो डीएनए या आरएनए दोनों हो सकता था। वायरॉइड्स क्या है, बाद में स्टडी से पता लगा, बहुत सारे ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं। देखिए आरएनए है सिंगल, एक ही धागे का है, एंड दीज आर पैथोजेनिक। बाद में पता लगा कभी कभी केवल फ्री आरएनए भी, बस केवल आरएनए का बनाया तो प्रोटीन का भी नहीं बनाया। देयर आर सम फ्री आरएनए जो बॉडी में घुसने के बाद डिजीज कॉज करते हैं। ऐसे फ्री आरएनए, डिजीज कॉजिंग फ्री आरएनए को हम लोग कहते हैं वायरॉइड्स। इसके 5-6 पॉइंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर मेडिकल एग्जामिनेशन। पहला देखिए, इसको खोजा किसने था, डायनर ने। कब, 1971 में। ये स्मॉलर देन वायरसेस हैं, ठीक है, नेकेड सर्कुलर आरएनए के बने होते हैं। आप देख सकते हैं इन दोनों केस में आरएनए सर्कुलर है, सिंगल है, बट इसका अल्टीमेटली इसके दोनों एंड आपस में मिल गए। सो इट इज मेड अप ऑफ अ सिंगल नेकेड सर्कुलर आरएनए। नेकेड मींस इसके चारों कोई प्रोटीन का कोट नहीं है, केवल आरएनए है। इन्फेक्शियस आरएनए को कहते हैं वायरॉइड। सेवरल हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ये भी होस्ट के सेलुलर मशीनरी पर मल्टीप्लाई करता है, आपके बॉडी में घुसेगा, कब्जा करेगा, आपके सामान से अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। प्लांट्स में काफी कॉमन है, जिसमें स्टंटेड ग्रोथ होता है, प्लांट्स को में काफी कॉमन है। जैसे दे कॉज पोटैटो स्पिंडल डिजीज, पोटैटो प्लांट में ये एक डिजीज कॉज करता है, उसका नाम है पोटैटो स्पिंडल डिजीज। ठीक, सो विद दैट लेट अस सी, आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड एवरीथिंग अबाउट वायरॉइड्स। सो वायरॉइड क्या है, वायरस से भी छोटे पैथोजेनिक सब्सटेंसेस हैं जो केवल सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए के बने हुए हैं, केवल आरएनए के हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए, एंड ये होस्ट की बॉडी में पेनिट्रेट करके उनकी मशीनरी से मल्टीप्लाई करते हैं और उनको बीमार करते हैं, राइट। उसके बाद एक और वर्ड मुझे आपको पढ़ाना है, दैट इज प्रियॉन्स। प्रियॉन्स आपका इस साल एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, लास्ट पहले नहीं था, पर इससे मेडिकल में क्वेश्चन आता था। यहाँ पर फिर से देखो, मैंने आपको बताया आरएनए 2 चीज का बना है,
वन इज प्रोटीन कोड एंड द अदर इज न्यूक्लिक एसिड। बाद में पता लगा ओनली न्यूक्लिक एसिड कैन ऑल्सो बी पैथोजेनिक, उसको हम कहते हैं वायरॉइड्स। तो बाद में हमें पता लगा ओनली प्रोटीन, बाहर का जो प्रोटीन है, ठीक है, केवल प्रोटीन, देयर आर सम इन्फेक्शियस प्रोटीन्स एज वेल, जिसको हम कहते हैं प्रियॉन्स। दीज आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल, जिसके अंदर में ये सिर्फ प्रोटीन के कोट का बना हुआ है, ये प्रोटीन का बना हुआ है, इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं होता। देखो ये प्रोटीन है, आप देख सकते हो ऐसे टर्शरी हेलिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल है। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ प्रियॉन, ठीक। तो ये प्रोटीन के बने हुए, इसमें न्यूक्लिक एसिड भी नहीं है। 9 एनिमल डिजीजेस कॉज करते हैं, एनिमल्स में 9 डिजीज हमने देखा है इससे होता है। ऑल ऑफ देम आर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये कहीं ना कहीं सिर्फ आपके ब्रेन को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक। प्रियॉन्स क्या है? दीज आर पैथोजेनिक प्रोटीन्स, केवल प्रोटीन के बने हुए हैं और ये डिजीज कॉज करते हैं। इसमें से एक इंपॉर्टेंट डिजीज है स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथीज, यानी कि ब्रेन में ये डिजीज कॉज करते हैं, ठीक है ना। आपको मैं बता दूं, इस साल तो आपका आ गया है सिलेबस में प्रियॉन्स, पहले नहीं था, लेकिन एक साल देखिए कैसे प्रियॉन्स एक क्वेश्चन आया था, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज, दिस केम इन द ईयर 2010। क्वेश्चन आया था इन्फेक्शियस प्रोटीन्स किसको बोलते हैं? सो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स को हम कहते हैं प्रियॉन्स, राइट। तो चलिए आपने जान लिया प्रियॉन्स क्या है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं प्रियॉन्स के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं, आपके एनसीईआरटी ने क्या क्या ऐड किया है मैं बता दूं। इन मॉडर्न सेट आज के दिन पता चला है मॉडर्न टाइम में कि कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज कॉज करते हैं। ये किसके द्वारा बने हुए हैं? बाय एन अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये देखो एक अबनॉर्मल तरीके से फोल्डेड प्रोटीन है, इन्फेक्शियस है। ऐसे अबनॉर्मली फोल्डेड इन्फेक्शियस प्रोटीन जो डिजीज कॉज करते हैं वो भी कैसा? न्यूरोलॉजिकल, इनको हम कहते हैं प्रियॉन्स। इनका साइज लगभग वायरसेस जैसा है, बट वायरस जैसे इनके अंदर में कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है। कुछ कॉमन डिजीज जो ये कॉज करते हैं, बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एन्सेफेलोपैथी बीएसई, ठीक है, ये नॉर्मली कैटल में कॉज करते हैं। मैड काउ डिजीज, जिसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। सो ये डिजीजेस वो कॉज करते हैं इन कैटल, एंड इसी से मिलता जुलता डिजीज ह्यूमंस में जो होता है उसको हम लोग कहते हैं सियार-जैकब डिजीज। इज दैट क्लियर? तो इससे होने वाली 2 डिजीजेस के नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। एक है बीएससी विच इज कॉज्ड इन कैटल, एंड द सेकंड इज सीजेडी विच इज कॉज्ड इन ह्यूमंस, राइट। सो विद दैट वी हैव कंप्लीटेड the topic, that is we have completed virus, we completed viroids, we have also completed prions. वायरस, वायरॉइड, प्रियॉन्स तीनों कंप्लीट हो गए। अब मैं क्विक आपका एक रिवीजन लूंगी, बट रिवीजन से पहले एक बार आपके एनसीईआरटी में कहाँ क्या लिखा है उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लें। सो लेट अस गो क्विकली टू योर एनसीईआरटी। सो ओपन पेज 25 ऑफ योर एनसीईआरटी। यहाँ एक टॉपिक बचा हुआ है आपका लाइकेंस, ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। टिल देन प्लीज लेट अस गो थ्रू दिस वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकेंस, राइट। सबसे पहले आ जाते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में लाइकेंस को हटा दिया गया था, वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रियॉन्स को भी हटा दिया गया था। 5 किंगडम से जो इन चीजों को हटा दिया गया उनके बारे में थोड़ा देखते हैं। आपकी बॉडी में जो कॉमन कोल्ड होता है या फ्लू होता है, ये वायरस से होता है। वायरसेस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन। व्हाई? Because they are not considered truly living. इनको हम truly living नहीं मानते। Now हमारे बॉडी के अंदर वो कैसे हैं? They are non-cellular organization जिसका क्रिस्टलाइन इनर्ट स्ट्रक्चर लिविंग सेल के बाहर होता है, एंड लिविंग बॉडी के अंदर ही वो केवल रिप्रोड्यूस यानी कि मल्टीप्लाई कर पाते हैं। Now come here, ये दोनों डायग्राम है, ये देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता है। Now उसने कहा है the term virus was given by Dmitry Ivanovsky। ओल्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ था पैस्चर, इसको हटा दिया गया। देखिए मैंने यहाँ लिखा है दिस इज द न्यू चेंज, दिस इज द चेंज इन द न्यू एनसीईआरटी। यानी कि क्वेश्चन आएगा नाम किसने दिया? इवानोस्की ने, ठीक। उन्होंने देखा कि स्मॉलर देन बैक्टीरिया होते हैं एंड बैक्टीरिया फिल्टर पेपर से चला जाता है। ये किसने बताया? बेजरनिक ने, राइट। सो यू कैन सी ओवर हियर दिस इज बेजरनिक। उसके बाद देन स्टैनली ने, बेजरनिक ने कहा कंटाजियम फिवम फ्लूइडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा। बाद में स्टैनली ने शो किया दैट दीज वायरसेस दे कैन बी क्रिस्टलाइन। चलिए एक बार मैं इनको ले ही आती हूँ।
सो बेजरनिक ने वह कहा था कंटैजियम विवम फ्लूइडम, स्टैनले ने इसको सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था। ये ओब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है विच कैन बी आइदर आरएनए और डीएनए बट नेवर द बोथ। वायरस का जो न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल का बना है, दैट मींस न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब ये प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का बना है ना, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कहते हैं ये न्यूक्लियोप्रोटीन है, ठीक है, जिसका जेनेटिक मटेरियल एक्चुअली इन्फेक्शियस होता है। वायरस इज न्यूक्लियोप्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। आपको मैंने बताया था ये होस्ट के अंदर केवल अपना जेनेटिक मटेरियल भेजते हैं, प्रोटीन के कोड को नहीं भेजते। इन शॉर्ट ये क्या चीज के बने हैं, न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हैं जिसका केवल जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शियस है। इन जनरल प्लांट्स को इफेक्ट करने वाले सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, एनिमल्स को करने वाले आरएनए के बने होते हैं डबल और सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। मैंने एक गलती की थी, मैंने कहा था बोथ सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, नहीं, यहाँ लिखा है एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वालों का सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा और डीएनए होने से डबल स्ट्रैंडेड होगा। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीस स्मॉल चेंजेस। बैक्टीरियल वायरसेस को बैक्टीरियोफेजेस भी कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसके बाहर कैप्सिड होता है, उसकी यूनिट को कैप्सोमियर बोलते हैं। कैप्सोमियर इसमें हेलिकल भी हो सकता है, पॉलीहेड्रल भी हो सकता है, ज्योमेट्रिक भी हो सकता है। कुछ वायरस से होने वाले डिजीज है मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा। एड्स जो ह्यूमन बीइंग में होता है वो भी वायरस से होता है। प्लांट्स में ये मोजाइक फॉर्मेशन कॉज करता है, अदर सिम्टम्स। यहाँ एक चीज आप चेंज में नोटिस करेंगे, मैंने आपको कहा था इन जनरल वो वायरसेस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये तो ठीक है। मैंने कहा था एनिमल को अटैक करने वाले का डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है, सिंगल डबल, हाँ डीएनए आरएनए दोनों हो सकता है, आरएनए सिंगल डबल दोनों हो सकता है, पर डीएनए नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड होता है। इज दैट क्लियर? ठीक, तो ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद आ जाओ ये आपके एनसीईआरटी में, दिस इज अबाउट योर पेज 27, दिस इज अबाउट योर वायरॉइड्स एंड देन प्रियॉन्स। वायरॉइड के बारे में सिर्फ इतना लिखा है, इसको डाइनर ने खोजा था। ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करता है। ये केवल फ्री आरएनए का बना हुआ है एंड द आरएनए इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट। ये एक साल मेडिकल में क्वेश्चन आया था। जब हम आपको चैप्टर खत्म होने के बाद पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर कराएंगे तो आप देखेंगे ये एक साल ये आपका क्वेश्चन आया था, आरएनए ऑफ वायरॉइड का मॉलिक्यूलर वेट लो होता है या मोर, मतलब बहुत ही हल्का आरएनए का बना हुआ है। Single stranded light molecular weight RNA which cause disease is called as viroids. Now come to prion. मेडिसिन में अभी हाल फिलहाल पता लगा बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस हैं जो अबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन की वजह से होते हैं। ठीक, इनका साइज वायरस के बराबर होता है। ऐसे फोल्डेड प्रोटीन को हम प्रियॉन्स कहते हैं। ये बहुत डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें से एक है BSC, bovine spongiform encephalopathy, and the second humans में cause करता है this Cia-Jacob disease which is also called as CJZ. ठीक, so with that we have completed viruses, then prions and viroids. वायरसेस आपने देखा होगा, मैंने आपको एनसीईआरटी से काफी बाहर पढ़ाया है। मुझे लगता है इतना आपको पढ़ना चाहिए मेडिकल के लिए। जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ और मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैं आपको पहले ही खुद ही बता देती हूँ कि सी डू नॉट स्टडी दिस बिकॉज दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर दिस, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो आई एम टेलिंग यू। लेट अस कम बैक टू आवर PowerPoint so that we can go with the MCQ questions now. तो एक चीज याद रखना, मैंने आपको जो इतना भी पढ़ाया है आज जरूर पढ़ लेना सारा। वायरसेस में भी सब पढ़ लेना, बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर, वो जो मैंने बताया ना, हेड है, फिर नेक है, कॉलर है, शीथ है, टेल बेस है, सब पढ़ लेना। एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी पढ़ लेना, ठीक है। डायग्राम्स एनसीईआरटी वाले कर लेना। 2 तरह का जो लाइफ साइकिल पढ़ा है वो जरूर कर लेना, वो आगे 12 में बहुत काम आएगा। उसके बिना बायोटेक्नोलॉजी इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो पढ़ लेना। इसके अलावा जो भी आपको एक्स्ट्रा बताया, कुछ डिजीजेस बताए हैं, वायरस का शेप्स बताया, शेप पे क्वेश्चन भी आता है आपका, ये सारी चीजें पढ़ लेना। प्रियॉन्स वगैरह भी आप पढ़ लेना, ठीक है। सो नाउ द लास्ट थिंग, लेट अस गो फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं देखती हूँ मैंने जो आज आपको पढ़ाया है आप उसमें से कितना क्वेश्चंस आंसर कर पाते हो। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स हियर इज वायरसेस आर इंटरलिंक्ड बिटवीन, किसके किसके बीच के लिविंग है, इंटरलिंक्ड। यस, टेल मी, वेरी गुड, यू हैव कम विद द राइट आंसर, लिविंग एंड नॉन लिविंग। मैं बार बार बता रही हूँ, नॉन लिविंग मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड लिविंग बैक्टीरिया के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। दैट्स ग्रेट, यू हैव गिवन द राइट आंसर, सी। नाउ दिस वन आई एम श्योर ऑल ऑफ यू विल बी एबल टू डू, अगर आपने ध्यान से सुना है मेरा आज का क्लास। वायरसेस कंटेन प्रोटीन्स एज वेल एज जेनेटिक मटेरियल,
ठीक, अब ये इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? Will it be both RNA and DNA, only RNA, either RNA or DNA, or only DNA? Yes, tell me fast, quick. Yes, you are guessing it right. It is either DNA or RNA. हम कब से इस बात को पढ़ रहे हैं? Third, bacteriophages are usually, who are bacteriophages? Those viruses which attack bacteria. ये normally कैसे होते हैं? Single stranded RNA, double stranded RNA, single stranded DNA, double stranded DNA. Tell me. चलिए बताइए quick. Who are they? They are usually double stranded DNA. That means the fourth one is the right answer. The term virus was given by, ठीक है, ये आप छोड़ दो, ये ओल्ड सिलेबस के हिसाब से ओल्ड एनसीईआरटी में पैस्चर था, राइट, लेकिन नए में तो आपका नाम चेंज हो गया है, इस चारों में नहीं है। आप बता सकते हो वो कौन है? टेल मी this time this is a right, I am asking question. ओल्ड एनसीईआरटी में it was written पैस्चर, राइट, सो ये क्वेश्चन मेरा ओल्ड एनसीईआरटी को दिमाग में रखे है ना, बट नई एनसीईआरटी में क्या है? नई एनसीईआरटी में है आपका इवानोस्की, सो नन ऑफ देम इज द राइट आंसर। प्लांट वायरसेस जनरली हैव, कैसा जेनेटिक मटेरियल होता है प्लांट्स में? डीएनए और आरएनए। यस, यस, यू गेस्ड इट राइट, आरएनए। अब बताइए सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड? यस, यू गेस्ड इट राइट, इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, सो द राइट आंसर इज ए। So with that, okay, I have more questions, 5 more questions for you. Which is correct about virus? Virus के बारे में बताइए. They are sometimes parasite. No, they are always parasite. Nucleic acid is present in the capsid, right? Capsid के अंदर nucleic acid होता है. They possess both DNA. No, they have their own metabolism. No. So which is the right answer? Yes, it's the second one. Genetic material of virus is called, again it's a repeat question, either DNA or RNA. Protein coat is called. Is it called capsid or capsomeres? चलिए फटाफट बताइए, A की D? Yes, it's D, capsid. डायनर ने किसको खोजा था? अभी जस्ट लास्ट में आपने पढ़ा है, किसको खोजा था? क्या चीज खोजा था उन्होंने खोजा था इन्फेक्शियस प्रोटीन्स और इन्फेक्शियस आरएनए। किसको खोजा था? Yes, infectious free RNA, that is viroids, not prions, which is incorrect for free infectious RNA. फ्री इन्फेक्शियस आरएनए क्या मॉलिक्यूलर वेट कैसा होता है? लो या हाई? अभी बताया था मैंने, यस, इट इज लो मॉलिक्यूलर वेट। सॉरी, इज इनकरेक्ट, सॉरी, ये आपसे पूछ रहा है इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट। known to cause disease only in plants. Yes, it's right, it lacks protein wall. Yes, they have high, no, they have low molecular weight, so wrong answer is, the incorrect one is the third one. So with that we have completed this chapter and I hope आपको viruses thoroughly समझ में आ गया। अगर आपने को मैंने जितना बताया है, आप अगर इतना पढ़ लेंगे, एक लाइन आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है for your school exam or your medical entrance examination. So now अब देर क्या चीज की है, फटाफट इस वीडियो के बाद थोड़ा फ्रेश हो जाइए, इधर उधर आके घूम लीजिए, उसके बाद दोबारा से इसको पढ़ लीजिए। Make your points. I have given many things extra from your NCERT. Note it down at one place. You know, staple it to your NCERT. NCERT पढ़ लीजिए and इसको याद करके खत्म करिए. You will be sorted out for this program. ठीक, so now please wait for my next video. In my next video I will be teaching you lichens. आपके NCERT में 5 ही लाइन है, पर मैं आपको lichens बहुत अलग और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगी and that will be sufficient for your school and medical examination, right? So till then please wait for me and please, मैंने बहुत दिन से आपको ये बोला नहीं है, अगर आप if you are new to your channel, I am very happy that you have found me. If you like my way of teaching, my content, please like. Please put your comment, and if you are not subscribed, subscribe with the bell notification so that you come to know of all my videos and anything that I want to share. Till then I just have, as I always say, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए and wishing you all the best till my next lecture. Thank you.